हेलो भैया, नमस्ते। भैया, जो नीड्स की बात है, जैसे कल एक चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो मैंने आपसे शेयर भी की थी कि ये बहुत मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मैं एबनॉर्मल तब होता हूँ या नॉर्मल तब नहीं रहता हूँ जब मेरी कोई नीड फुलफ़िल नहीं होती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे ये चीज़ जान के लगी। इसको मैंने जाँचा-परखा करीब 2-4 साल, 10 साल में जब-जब मेरी कोई नीड पूरी नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर मुझे एक्सप्लॉइट किया गया है या कोई इसी प्रकार की जो भी भाषा है, परंतु मूल में नीड का पूरे ना होना मेरे एबनॉर्मल स्टेट पर मुझे ले जाता है। आज जो मेरे ध्यान में आ रहा था कि हम जब परिवार में रहते हैं तो एज इंडिविजुअल्स रहते हैं, हमारी नीड होती है इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की। इसको थोड़ा नेगेटिव में कहें तो मनमानी, लेकिन एक अपने में खुल के जीने की इंडिविजुअल लेवल पर नीड होती है। और परिवार में एक नीड होती है कोडिपेंडेंस की भी, कि हम सब दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग के रूप में देखता हूँ। हालांकि मुझे थ्योरेटिकल लेवल पे आइडिया है कि इस धरती पे पूरे यूनिवर्स में सबकी नीड को पूरे होने का प्रावधान अस्तित्व में है। रिसोर्सेज भी इतने हैं और कि सबकी नीड फुलफिल हो सके। तो ये नीड्स को हम कन्फ्लिक्टिंग के रूप में कैसे देखें, और कोई और भी नीड्स ऐसी हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, क्योंकि ये एक कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा मेरे उसमें डायलॉग में ये चीज़ आई है कि मेरी बढ़िया। नीड है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, और दूसरे की नीड है कि नहीं, मैं तो अपने इंडिपेंडेंस में जीना चाहता हूँ। बढ़िया। इनफैक्ट जितना बारीक में जाते जाएंगे ना, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पर बात होती जा सकती है। जैसे कल नीड के बारे में मैंने ये कहा था कि अगर नीड निगेटिव नीड दिखाई दे रही है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा कि वो कन्वर्ट होकर के किसी पॉजिटिव नीड में बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पॉजिटिव नीड ही है जिसको पूरा किया जा सकता है। निगेटिव नीड को कैसे पूरा करें, कैसे पूरा करें? थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो दिखाई देता है कि उस नेगेटिव नीड की अगले का घर जल जाए, उसके पीछे एक पॉजिटिव नीड है कि यार कल तुम हमसे ठीक से बात नहीं किए थे, क्या आगे से हमसे ठीक से बात कर सकते हो? यही नीड है। ये इस बात से भी पता चलता है कि आपका घर जल जाए, लेकिन आप अगर कल फिर उससे अपमान से बात करेंगे, कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली उसको। और आपका घर ना जले, कल से आप उससे ठीक से बात करना शुरू कर दें, संतुष्टि मिल जाती है उसको। ये बात पकड़ में आती? नाराज होकर के हम किसी को कहते हैं घर से बाहर निकल जाओ, आप बाहर निकल जाइए, उससे अगला आराम में नहीं आने वाला है और चिल्लाने वाला है भी आपके ऊपर, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि तुम बाहर निकल जाओ, वो कह रहा है कि प्लीज अपने व्यवहार को थोड़ा बदल के हमको संभाल सकते हो, हमारे साथ ठीक से जी सकते हो। वो करेंगे तो अभी हल हो जाएगी प्रॉब्लम। वो नहीं करिए, आप घर से बाहर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है। तो ये नीड सुनने के काम को थोड़ा केयरफुल्ली करने की जरूरत पड़ती है, और एक पॉजिटिव नीड पकड़ना होता है कि उसमें क्या है। ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ना, उस नीड में दो तरीके से इन चीजों को हल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि रोटी खाना है, मैं कहता हूं चावल खाना है, तो ऐसा लगता है कि नीड हमारी कन्फ्लिक्टिंग है। आपको लगता है सुबह वॉक करना है, टहलना है, मुझे लगता है नहीं, लॉन टेनिस खेलना है। तो ऐसा लगता है कि नीड कन्फ्लिक्टिंग है। बट थोड़े ध्यान से चर्चा देंगे करेंगे ना, तो एक लेवल पीछे जाके देखना होता है कि नीड बेसिकली रोटी और चावल खाना है या नीड शरीर को स्वस्थ रखना है। नीड बेसिकली टेबल टेनिस या वॉकिंग है, लॉन टेनिस या वॉकिंग है, या नीड शरीर के लिए एक्सरसाइज है। थोड़ा पीछे जाके देखेंगे ना, तो ये दिखना शुरू होगा कि शरीर भोजन शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, तो स्वास्थ्य नीड हो सकता है, या टेस्ट में कुछ अच्छा मिले, ये नीड हो सकता है। आप सुबह खेलने या घूमने निकल रहे तो शायद एक्सरसाइज नीड हो सकता है,
या मनोरंजन नीड हो सकती है। एक स्टेप पीछे जाके जब देखते हैं ना, तो दिखता है कि नीड हम दोनों का कॉमन है, स्वास्थ्य। नीड हम दोनों का कॉमन है, एक्सरसाइज। नीड हम दोनों का कॉमन है, मनोरंजन। तरीके हमने अलग अलग बना लिए। एक बार वो कॉमन नीड दिखाई दे ना, तो फिर इस पर बात हो सकती है कि इस कॉमन नीड को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, और नए बेहतर तरीके निकाले जा सकते हैं स्वास्थ्य की नीड को पूरा करने के लिए भी और एक्सरसाइज की नीड को पूरा करने के लिए भी। हो सकता है हम दोनों मिलकर के कोई थर्ड चॉइस निकाल लें, सुबह घूमने का, सुबह के लिए एक्सरसाइज का, या भोजन के लिए, जो आपको भी ठीक लगे, हमको भी ठीक लगे। वो स्ट्रेटजी की जगह पर हमको खुला रहने की जरूरत होती है। एक स्टेप पीछे जाके नीड को देखना होता है। तो हेल्थ को नीड के रूप में, मनोरंजन को नीड के रूप में, एक्सरसाइज को नीड के रूप में पहचानेंगे, तो हो सकता है 5 तरीके आपको और दिखने शुरू हो जाएं जिससे हेल्थ, मनोरंजन या एक्सरसाइज पूरा हो सकता है। बिल्कुल, हम जानते हैं ना, बहुत तरीके निकल के आएंगे जी। ये पकड़ते हैं ना, तो फिर समझ में आता है कि सॉल्यूशंस कॉमन फिजिबल है। ऐसे ही आप कह रहे हैं कॉपरेशन की नीड और स्वतंत्रता की नीड। अगला स्वतंत्रता के साथ अच्छे से जिए, हम भी तो ये चाहते हैं। हम भी ये थोड़ी चाहते हैं कि अगला घुट घुट करके जीता रहे। होता ये है कि कई बार पुराने बहुत दुखों के कारण अगला रिएक्टिव ढंग से कहता है हम तो अपने हिसाब से जिएंगे, हम तो नहीं कॉपरेट करेंगे तुमको किसी जगह पर। बट ये सारी भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप वो सब कर देंगे तो उससे कोई वो संतुष्ट हो जाने वाला है। ये सब भाषा का मतलब इतना ही है कि पीछे जो उसके साथ अपमान हुआ है, पीछे जो उसके साथ विरोध हुआ है, पीछे जो उसको कहीं क्रश किया गया है, उसका दाग उसके ऊपर लगा हुआ है, उसका इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ा हुआ है। नीड तो बेसिकली उसका, वो जो पीछे उसके साथ अन्याय हुआ, उसके बदले न्याय हो सके आगे, और पुराने के लिए उससे क्षमा मांगा जा सके या स्वीकारा जा सके कि ठीक नहीं हुआ, ये नीड है उसका, ये नीड है उसका। तो अगर कह भी देता है या कह भी देती है ना कि मैं तो अपने हिसाब से करूंगी, तुमको जो करना है करो, हम तो यही से ही करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसे ही करना चाहती है। उसका मतलब इतना ही है कि पास्ट के कुछ अन्याय के कारण वो रिएक्शन कर रही है या कर रहा है। मूल में उसका नीड तो न्याय का है, और पुरानी गलतियां अगर हुई हैं तो उसको स्वीकारने का है। हमसे गलती ये भी होती है कई बार कि उन पुरानी गलतियों को स्वीकारने के बदले हम जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। जस्टिफिकेशन जितना ज़्यादा और जितने अच्छे से हम देते हैं ना, उतना ज़्यादा अगले को चोट पहुंचती है। ये समझना जरूरी है। हमको लगता है कि बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन देके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जितना ज़्यादा उस जस्टिफिकेशन को देते हैं और जितना सब तरफ से घेर के देते हैं ना, उतना अगले को चोट लगता है, उतना हर्ट होता है वो, और उतना ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर खत्म होता है। अच्छा, ये घाव बनाते जाते हैं और उसका जब दर्द होना शुरू होता है बाद में, तो बहुत बार हमको पता भी नहीं चलता है कि ये दर्द हो किस लिए रहा है, हो किस लिए रहा है। वो दर्द का बीज यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है जी। वही हम लोगों का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि तर्क से आप किसी को कितना भी चुप करा दें, वो बाहर से चुप हो जाता है, अंदर से तो जवाब देता ही रहता है, अंदर से तो जवाब देता ही रहता है। हमारे सर बार बार कहते हैं कि किसी बच्चे को आप डांट करके कहते हैं बैठ जाओ, वो बाहर से बैठ जाता है, अंदर से खड़ा रहता है। तो उसको जब भी मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
वो बदला लेने वाला है अभी। और आजकल तो दिखाई देता है। मेरे बचपन का याद है, हमको किसी टीचर ने बच्चे को स्कूल में डांट दिया होगा कभी, अगले दिन 2-4 लड़कों ने मिलके उनको रोड पे रोक लिया घर जाते समय। उस गलत फहमी में जी रहा है तो उस गलत फहमी को दूर करना जस्टिफिकेशन आप नाम दे रहे हो उस चीज को। वो सत्यता पे आधारित कि ये बात हुई थी, ऐसे हुआ था और वैसे हुआ था, तो क्या उससे उसको अवगत नहीं कराना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। उस काम को करने के पहले अगले की नीड क्या है उसको पकड़ने की ज़रूरत है, हमारी नीड क्या है उसको पकड़ने की ज़रूरत है, और वो दोनों फुलफ़िल कैसे हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। फिर ये क्लैरिफिकेशंस दिए जा सकते हैं, और वो क्लैरिफिकेशन भी हमको लौट के बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अपना तर्क तर्क लगता है, दूसरे का तर्क कुतर्क लगता है, ठीक है। तो उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने हाथ से जो कह रहा हूँ ना, वो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के अंतर को पकड़ के जब हम तर्क कई बार दे रहे होते हैं ना, तो अनजाने में ही सही हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, वो चोट देता है अगले को। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, आपने सुबह हमको नाश्ता बना के नहीं दिया, हमने भी दोपहर में आपके 2 काम छोड़ दिए। आप हमसे कहेंगे कि तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया मेरा, तुमने प्रॉमिस किया था कि करोगे। हमारा जवाब होता है कि तुमने कौन सा सुबह नाश्ता दे दिया था हमको। इसको मैं कुतर्क कह रहा हूँ, क्योंकि ये कह देने से कोई अगले की नीड थोड़ी पूरी हो गई जी। हम क्या कर रहे हैं, हम एक गलती के कारण के रूप में दूसरी गलती को बता दे रहे हैं, दूसरी गलती के कारण के रूप में तीसरी गलती को बता दे रहे हैं। ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। अगर आप सचमुच इस कारण से हमको नाश्ता नहीं दिए कि आपको कोई हायर प्रायोरिटी थी काम की, वो आप बताएंगे तो हमको तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है, तकलीफ़ नहीं होगी। उसका भी तरीका ये होता है कि डिसीजन लेने के पहले डिस्कशन को हम कर सकें, न कि डिसीजन लेने के बाद। तो आप आज नाश्ता स्किप ही करना चाहते हैं हमारा, अगर पहले हमारा डिस्कशन हो जाए तो हम उस निर्णय में खुद भी शामिल रहेंगे कि ये आपकी हायर प्रायोरिटी का काम है, आप कर लीजिए उसको। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि नाश्ता बना के हम ही खिला दें आपको, ठीक है, बट वो डिस्कशन पहले नहीं करके जो डिसीजन हम ले लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम देता है। या अपनी गलतियों के जस्टिफिकेशन के रूप में दूसरे की जो गलती बताते हैं वो प्रॉब्लम देता है। कंटिन्यू। आप समझ गए कि मेरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब वो तो जो आप बोल रहे हो वो तो रिवेंज हो गया, वो तो बदला हो गया कि तूने मेरा एक काम नहीं किया मैं तेरे 2 नहीं करूंगी, है ना, ऐसे वाला। लेकिन ये बात मेरे समझ में आई आपकी, इसको मैंने लॉक किया अपने पास कि अगर मैं कोई अपनी बात का तर्क सारी चीजें होने के बाद दे रही हूँ तो वो शायद गलत है। अगर उस पे हम लोग पहले उस चीज को बात करने कि भाई मुझे कल ऑफिस जाना है या मेरे को कल क्लब का करना है, तो क्या ऐसे ऐसे हो सकता है, तुम मेरी मदद में ये वाला काम करवा सकते हो और मैं इसको कर दूं, है इस तरह से आप कह रहे हैं, यानी कि उसका प्लानिंग होना चाहिए बेसिकली, है ना, प्लानिंग होना चाहिए। डिसीजन के पहले डिस्कशन होना चाहिए, ना कि डिसीजन के बाद। एग्जैक्टली। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भैया कल मेरी बेटी ने यूट्यूब में आपको देखा रात के 10:30 बजे, और उसने मेरा ही वो देखा क्वेश्चन, कहने लगी अरे मम्मी अब तो मैं शिविर में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपने मेरे बारे में क्वेश्चन किया। लेकिन उसने, मेरी बेटी जिस तरह से वो हाफ ऐसे लेटी हुई थी और बेड से ऐसे देख रही थी टीवी को, आप यकीन मानेंगे उसने आपके लिए बैठकर एक कॉम्प्लीमेंट दिया, क्योंकि आपने बोला था कि भाई अगर वो ऑनलाइन क्लास करना चाह रही है, वो उसमें बेहतर कर रही है, तो और वो स्कूल में वो सामंजस्य बिठाना चाहती है, तो आप स्कूल भेजने पे क्यों उतारू हो।
अगर वो उससे बढ़िया कर रही है, बस आप इतना नोटिस कीजिए कि उसकी जो क्लास अटेंडेंस जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर वो अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छा। तो मेरी बेटी ने वहीं बैठकर ऐसे क्लैपिंग करी, कहती है व्हाट अ गुड टीचर मम्मी, व्हाट अ गुड टीचर। अपने काम की चीज सब सुन लेते हैं। देखिए, कुल आइडिया इतना ही है इस पूरे प्रोसेस में कि आप अगले की नीड और कंसर्न को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। उस नीड और कंसर्न को सुन के आप एड्रेस करना शुरू करते हैं ना, अगले को दिखाई देने लगता है कि आप उसके शुभ की चाहते हैं, आप उसका भी ध्यान रखते हैं। जो स्नेह के भाव के एक्सप्रेशन के रूप में ये बात मैंने कही ना कि अगले के सुख दुख के लिए हम कंसर्न्ड हैं, ये बात अगले तक तब पहुंचती है जब उसको लगता है कि उसके व्यू पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ, उसके नीड को भी पूरा होने को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये बात दिखाई देती है तो उसको लगता है कि हाँ यार, इससे कुछ बात हो सकती है, ये मेरे शुभ की सोचता है। आप तब तक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं होते हैं जब तक आपको ये लगता नहीं है कि सामने वाला हमारे शुभ की सोचता है। आपको लगे कि सामने वाला आपको चीट करने के लिए बैठा हुआ है, वो 20 प्रपोजल आपको दे, आप सुनते हैं एक भी? संभव ही नहीं है सुनना। जी, कोई और कुछ कह रहे थे? आपने भैया बिल्कुल सही कहा। जैसे इसका नाम वाकई में जीवन विद्या है। मैं जिस तरह से क्लब में होती हूँ और मैं जैसे पूछती हूँ आज आप भाभी जी क्यों नहीं आए, तो कहने लगी वो बागेश्वर धाम जी का ना वो लगा हुआ है निरंकारी में ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा क्या सीखा? कहती बस ये सीखा, मतलब वो 3-4 दिन से जा रही थी, तो वो कहती है ये सीखा कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मैं कहा ये तो आपको पहले मालूम था? कह रही हाँ। मैं कहा फिर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है। और वो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किस तर्क में हम मतलब समझना चाह रहे हैं कि मुझे अच्छा जीना है। एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जैसे आपने पूछा ना, देखिए डायलॉग कैसे बेहतर हो सकता है वो बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये बात आपको पहले से पता थी कि नहीं, ये जब आप पूछते भी हैं जिस टोन से ना, तो ये बताना चाहते हैं कि तो तुमको पहले से पता था, जाके समय क्यों खराब की। टोन भैया, अभी हमें बहुत टाइम लगेगा उस चीज को सीखने में। ऐसे ही एक मिनट, ये जो दूसरी बात आपने कही ना कि फिर जाके क्या किए, ये तो क्लियरली आपने बोल ही दिया अगले को कि तुम अपना 4 घंटा खराब करा के आ गए। आप पूछेंगे करना क्या था? एकदम सिंपल सवाल पूछना था कि ये जो बुरा नहीं करना चाहिए जो आप सोचे, इसका क्या उपाय सीखा आपने उस दौरान? तो हमें जो भी आंसर बोलना है या जो भी क्वेश्चन है उसको देना है, वो हमें पॉजिटिव देना है ना, पॉजिटिव ही पूछना। उसके अंदर पहले अप्रोच पॉजिटिव होने की जरूरत है मानस में। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि इस चक्कर में लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। पता कैसे? वो खुद नहीं कुछ करना चाह रहे, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करी हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि वो खुद नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कुछ जादू हो जाए, कोई ऐसे बता दे कि ये मंत्र पढ़ना पड़ जाए और इससे ये वाला निवारण हो जाए। तो वो जो सामने वाला बाबा भी होता है वो यहीं से शुरू करता है, तुम्हारा किसी ने बुरा कर रखा है। कह रहे अच्छा, अब तुम यहीं से शुरू करो कि किसने कर ये सारी चीज़ों को जब मैं सुनता हूँ ना, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि आदमी अपनी ज़िंदगी में कम से कम मेहनत करके अधिक से अधिक पाना चाहता है। हम सब वही कर रहे हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, ठीक है? हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वही कर रहे हैं। इतना ही है कि हमको दिखता है कि उस रास्ते से तो कुछ नहीं निकलना, ठीक है, इसलिए हम उस रास्ते में नहीं जाते हैं। जिसको लगता है कि नहीं वो भी एक पॉसिबल रास्ता है, वो उसको ट्राई करता रहता है। तो हमको कहीं ना कहीं अगले के कंसर्न को सुनने की ज़रूरत होती है। अगले के कंसर्न को, नीड को हम एड्रेस करने लगते हैं ना, प्रॉब्लम हल हो जाती है। मैं तो जैसे आपको कहा ना कि उससे ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या उपाय सीखे जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं ये भी कहता हूँ कि आप जीवन विद्या के लिए भी, मध्यस्थ दर्शन के लिए भी जब दूसरों को जाके कहते हैं ना कि बहुत अच्छा शिविर है, ज़िंदगी में भला हो जाएगा,
इससे कुछ कम्युनिकेट नहीं होता है, उसको कुछ कम्युनिकेट नहीं होता है कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा, आप खूब प्रशंसा के 20 एडजेक्टिव बोल दीजिए। इससे अगले को शिविर के बारे में कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं होता है, इतना ही कम्युनिकेट होता है कि आपको ठीक लगा। ठीक है, कम्युनिकेट कब होता है? जब आप क्लियरली उसको बता सकें कि संबंध के मुद्दे पर इस तरह से इस बात हुई जिससे मेरे जीने में ये बदलाव आया। ठीक है, तो अगले को कम्युनिकेट होता है। एनवीसी में इस पर भी बात करते हैं कि एप्रिसिएशन करना हो किसी का तो कैसे करें। एप्रिसिएशन का ढंग ये है कि आप प्रिसाइजली बता पाते हैं कि ये चीज़ें हुई, उससे इस तरह से मेरे जीने में बदलाव आया है। ये बताने से अगले को पकड़ में आता है कि हाँ, ये मेथड वर्क कर सकता है हमारे लिए, तो वो मन बना सकता है आगे आने का, सोचने का। किसी अच्छी चीज को बताने का भी ढंग ये है, ढंग ये है। जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपको सुन के फिर आगे चलते हैं। भैया, सामने वाले ने किसी गलतफहमी की वजह से आपसे कन्वर्सेशन का बिल्कुल रास्ता ही बंद कर रखा है, वो बात ही करना नहीं चाहता, तो कैसे? वही 2 में से एक अप्रोच जो मैं कल कह रहा था, मैं उसी को रिपीट करूंगा कि हमको सिंपली अगले से फ़ोन पर जा कर के जैसे भी बात को इस जगह से शुरू करना पड़ता है कि हमारा नीड क्या है, हमारा फीलिंग क्या है। तो हमारी संवाद की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों से वो नहीं होने से मुझे परेशानी होती, मुझे पीड़ा होती। जो भी शब्द आप दीजिए, शब्द की एक बड़ी अच्छी लिस्ट आपके पास आ गई होगी, अगर वो आ गई है तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द दिए हुए हैं। थोड़ा 2-4 दिन देखेंगे तो मुंह पे आने लगेगा आपको शब्द। उस प्रॉपर शब्दों के सिलेक्शन से इतना ही होता है कि भाव कम्युनिकेट होने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है, क्योंकि अगला उन शब्दों के माध्यम से ही तो पकड़ने की कोशिश करता है। तो एकदम सिंपल ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है कि मेरी संवाद की आवश्यकता है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों से वो नहीं होने से मुझे पीड़ा महसूस हो रही है, हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगले की जगह से अगर कहते हैं तो यहाँ से ये सबसे सेफ है, पहला वाला। अगले की जगह से कहेंगे तो यहाँ से शुरू हो सकता है कि पिछले 2 वर्षों से हमारी आपकी बात नहीं हो रही, हमारा आपसी संवाद नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई होगी, आपको कहीं चोट लगी होगी जिससे आप पीड़ित हुए होंगे। क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि क्या बातें हो गई ऐसी, ताकि हम लोग उसको बेहतर करने के ऊपर काम कर सकें। ये दूसरा तरीका है जिससे शुरू कर सकते हैं। हमारी जगह ही नहीं हो बात करने की, स्पेस वो इतना भी देने को तैयार नहीं हो कि हमारा फ़ोन उठा ले या हम दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं और वो खोल दे। ठीक, तब तो 2 में से एक उपाय है। या तो कोई कॉमन फ्रेंड है हमारा जो हमारे इस स्टेटमेंट को अगले तक कम्युनिकेट कर दे, या तो कोई कॉमन फ्रेंड हो हमारा जो इस स्टेटमेंट को अगले तक कम्युनिकेट कर दे, या थोड़े दिन और प्रतीक्षा करें। क्योंकि कम्युनिकेट तो तब हो सकता ना जब आप स्पेस देंगे। तो डायरेक्टली नहीं होता है, तो इनडायरेक्टली जो हमारा कॉमन सर्कल होता है, उस कॉमन सर्कल के थ्रू उस स्टेटमेंट को कम्युनिकेट किया जा सकता है अगले तक। पकड़ में आई बात मेरी? कई बार ऐसा देखा है कि हम सामने वाले की नीड को समझते हैं कि वो क्या चाहता है, और उसको फिलहाल पूरा करने में थोड़ी सी असमर्थता होती है। 1 सेकंड रोकूंगा, थ्योरी पे बात करने से बहुत लंबा खींचेगा। आप तो एकदम सिंपल बताइए कि ये नीड है और इस कारण से हम असमर्थ हैं, हम 2 लाइन में स्टेटमेंट पूरा कर देते हैं। जैसे कई बार कार्य क्षेत्र में ऐसा होता है कि लोग कुछ अपेक्षा करते हैं हमसे, और वो अपेक्षा ज़्यादा होती है और उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं ताकि एक कॉमन जगह पे आ जाए। तो जब वो कॉमन जगह पे आने को तैयार ही नहीं होता, वो दृढ़ता पूर्वक उसी पे अड़ा रहता है और उसके विरोध में कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा रहता है। फिर देखिए, ये सारी थ्योरी में चीज़ें बहुत लंबी खींचेगी। आप सिंपल 1 लाइन हमको बताइए कि उसकी क्या अपेक्षा है और आप क्यों नहीं पूरी कर पा रहे।
एकदम मैं प्रिसाइज। मैं एग्जांपल बदलता हूँ। जैसे मेरी मिसेस ने बोला कि उसको ब्रेसलेट चाहिए, अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कम्युनिकेट करूँ? नीड एकदम तो मैं भी समझ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। 3-4 तरह से हो सकता है। जो सबसे सिंपल तरीका है ना, वो ये है कि अगले की अगर ब्रेसलेट की नीड है, ठीक, आप क्यों नहीं उसको पूरा कर रहे? क्योंकि आपकी कुछ और नीड है जो पूरी नहीं हो पाएगी अगर ब्रेसलेट की नीड को पूरा करेंगे तो। ये बात पकड़ में आई? तो हमको ये कहने के बदले अगर आपने कह दिया ना कि ब्रेसलेट अभी नहीं दे सकते क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपने डिसीजन ले लिया, अब कोई डायलॉग नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण से इसलिए चल रहा हूं कि आपको खट से पता चल जाएगा कि गलती क्या करते हैं। हम सीधा डिसीजन देते हैं कि ब्रेसलेट तो नहीं हो सकता, अभी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। हमने क्या किया? हमने डिसीजन ले लिया, अगले के मुंह पे मार दिया, ठीक है। अगला लगता है कि यार हमारा कोई वजूद ही नहीं रह गया है, वो स्टेटमेंट यही देगा, आपको बाकी सब काम के लिए पैसा रहता है और हमारे काम के लिए नहीं है, ठीक। अभी वो वेट अ मिनट, अभी वो प्रश्न के पहले पिछला उत्तर तो पूरा हो जाए, फिर हम जरूर सुनेंगे, माइक दे दीजिएगा। अभी वो रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तरीका क्या है? हमारी जो फाइनेंशियल नीड नहीं पूरी होगी उसके कारण से अपनी उस नीड को प्लेस करने की ज़रूरत है कि उसकी ब्रेसलेट की नीड के साथ अगर आप अपनी उन नीड्स को प्लेस करते हैं, जो भी घर में बच्चे की फ़ीस की नीड होगी, ठीक, बिजनेस में इस काम को सस्टेन करने की नीड होगी, सैलरी या ऑफिस की नीड होगी, उस नीड को आप पैरेलल में प्लेस करके उससे ही पूछिए ना क्या किया जाए। वो ये थोड़ी कहेगी कि बिजनेस बंद करके हमारा ब्रेसलेट ला के दे दो। उसको भी पता है कि ब्रेसलेट उसी से आ रहा है, अगर वो बिजनेस बंद हो गया तो कल नहीं चलेगा। उसको भी पता है कि बच्चे की फीस भरना ब्रेसलेट से ज़्यादा ज़रूरी काम है, ठीक है। तो वो तरीका होता है कम्युनिकेशन को बढ़ाने का, ठीक है। उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाता है, घट से। थ्योरी में करेंगे ना 15 मिनट हमको बोलने में लगेगा, ठीक है, और 15 मिनट बाद भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके स्टेटमेंट में गलती क्या हो रही है। हेलो, हम पहली गलती यही कर देते हैं कि हम सीधा डिसीजन मार देते हैं, ठीक है, कि ब्रेसलेट तो नहीं हो सकता, अभी स्थिति नहीं है, अगले महीने बात करेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि जिसने ब्रेसलेट मांगा है और वो अच्छी तरह से जानता है कि ये ब्रेसलेट दे सकता है और फिर भी उसकी नियत नहीं हो देने की, तो फिर ऐसी पोजीशन में क्या किया? हमको अपने को ठीक करना चाहिए, इतना सिंपल बात है। अगर आपकी जरूरत है ब्रेसलेट की और हम नहीं देना चाह रहे, जबकि हम आराम से दे सकते, हमको अपना कार खरीदने का पैसा है, उसके ब्रेसलेट का नहीं है, तो हमारे में स्नेह का भाव नहीं है। हमको अपनी ज़रूरत लगती है, दूसरे की ज़रूरत नहीं लगती है। प्रॉब्लम तो फिर वो स्नेह के भाव में है और हमको वो ठीक करने की ज़रूरत है, हमको वो ठीक करने की ज़रूरत है। दीदी कह रही हैं ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं कि मान लीजिए उनको ब्रेसलेट खरीदना है, हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हो ही सकता है जी। हाँ, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। हम एक सेकंड इसको उत्तर दे देता हूँ, फिर आते उस पर। ये अच्छी चीज़ें हैं, ये सबको जब डायलॉग करने जाएंगे ना तो दिखाई देगा। तो अगर मान लीजिए आपने ब्रेसलेट का प्रपोजल रखा, हम एकदम सिंपल रखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट हम क्यों करना चाह रहे हैं, एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, कि कल शायद बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको 20 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, कल शायद हम बीमार पड़ जाए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तो कर रहे होंगे ना जी। ठीक, अपनी उस नीड को अगले तक प्लेस करने की ज़रूरत है। देखिए, हमको ये भरोसा रखने की ज़रूरत है कि अगला बेवकूफ़ नहीं है। हम मान के चलते हैं कि अगला बेवकूफ़ है, समझदार तो अकेले हम पैदा हुए हैं, इसलिए साथ मिलके डिसीजन लेंगे तो नैया डूब जाएगी, डिसीजन तो मेरा ही होना बनता है। दुर्भाग्य से हर आदमी यही मान के बैठा हुआ है जी, यहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक, घर से लेके प्रधानमंत्री तक सबको ये लगता है कि हम ही डिसीजन लेंगे तो ठीक चलेगा, दूसरे के हाथ में गया तो डूब जाएगा। मैं बार बार मजाक में कहता हूँ, गांधी जी चले गए, देश चल रहा कि नहीं?
चल ही रहा है ना जी। नेहरू जी 12-13-14 साल प्रधानमंत्री रहे, चले गए, देश चल रहा है कि नहीं? हमको अपने सिर पे ही उठाए हुए हैं और हम हट जाएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। अजी सब चलती रहती है और इतने बुद्धिमान भी हम नहीं हो गए हैं और अगला इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। ये जो दूसरा मेरे जैसा है कि बात से शुरू किए थे ना, हम उस सम्मान को बनाए रखते हुए डिस्कशन और डायलॉग को करेंगे तो उत्तर निकलेगा। मैं तो इसको दूसरी तरह से भी देखता हूँ, स्ट्रेटजी की जगह से पूछिएगा तो हम जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे ना, वो शायद 10%, 20%, 25% कुछ रिटर्न देने वाला होगा। मैं थोड़े ध्यान से देखता हूँ तो हमको दिखता है कि ये ब्रेसलेट भी एक इन्वेस्टमेंट ही है और 10-12% रिटर्न वो भी दे देता है कि नहीं? हाँ, रिटर्न तो दे ही देता होगा ना, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है और वो भी रिटर्न नहीं दे रहा है। इतना ही हो सकता है कि हम बहुत स्मार्ट होंगे तो हम 15% रिटर्न के तरीके जानते होंगे, यहाँ 13% होगा। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि वो 2% जो एक्स्ट्रा रिटर्न होगा, क्या उससे ज़िंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आज के दिन हम कलह कर लें घर में? इस सवाल से हमको क्या सुनाई पड़ा पता है? इस सवाल से हमको ये सुनाई पड़ा कि आपका विवाह नहीं हुआ है। भारत जी ये कह रहे हैं कि आपके इस सवाल से हमको ये सुनाई दे रहा है कि जैसे आपको लग रहा था ना कि श्याम को कोई चिंता नहीं है, ऐसे इनको भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी सुखद है, कोई परेशानी नहीं है आपके पास। नहीं, पहले उन हमारे क्वेश्चन को देख लेंगे। अभी देखिए क्या है, हम चर्चा को अपने ज़िंदगी के रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पे जितना फोकस रखेंगे ना, उतनी ठीक से चर्चा भी हो पाएगी और उतना उसका आउटपुट भी दिखेगा। थियोरिटिकल और मजाक के रूप में जितनी भी बातें कर लें, बट अल्टीमेटली तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होने की ज़रूरत है। तो भैया उनको बता तो दीजिए, पहले उनकी जिज्ञासा तो पूरी कर दीजिए। माइक दीजिए इनको। एक वो ब्रेसलेट क्या है उनको बता दिए। बढ़िया। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि योग्यता जैसे कम है और नीड भी सामने वाला मालूम है कि वो नीड है, मेरी जैसे शरीर खराब है या वो कारण है, तो फिर उस कंडीशन में कैसे करें? योग्यता बहुत कम है, मतलब मैं उदाहरण देता हूँ ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मतलब आपके घर में कोई भाई हो और अंधा हो तो आप क्या उसको दरवाजे पे बैठने के लिए कहते हैं कि तुम घर का इंतजाम देखो? ये जो पहली ही बात आपने कह दी ना कि सामने वाला हमारी तकलीफ समझना ही नहीं चाह रहा है, यहीं वेट मिनट, हमको पता है रोज जो हो रहा है। यहाँ से हमने विश्वास और सम्मान को ख़त्म कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते हैं आप उसके साथ। मैं ही बता रहा हूँ, पहले सॉल्यूशन तो बाद में ढूंढेंगे जी, निकलेगा ही नहीं सॉल्यूशन, क्योंकि आप कोर में ही कुल्हाड़ी मार दिए जड़ में। ठीक है, पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ी मार के ख़त्म कर दिए। अब उसके तना पत्ती को मजबूत करके स्ट्रेटजी ढूंढने का काम करेंगे, कभी नहीं निकलेगा जी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रोज रोज, मैं देख चुका हूँ कई बार इस बात को। मैं बार बार इसमें दो बात कहूँगा। हम जब भी कुछ कहते हैं और अगले तक बात नहीं पहुँचती है ना, तो हमको लगता है कि अगला नालायक है, समझना नहीं चाहता है। ठीक, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम ये दूसरी संभावना को खुला नहीं रखते कि हमारे बोलने कहने के तरीके भी तो कुछ बेहतर हो सकते हैं जिससे बात उस तक पहुँच जाए। मैं तो अपनी ज़िंदगी को, कल नागराज जी की कहानी सुना रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी को पलट के देखता हूँ। 5 साल पहले आप जो सवाल पूछते और तब भी मैं कुछ खराब उत्तर नहीं देता, कुछ ठीक ही उत्तर देता। लेकिन अगर उससे बात मैं देखा कि नहीं पहुँच रहा है आप तक, तो मैं बताने के तरीक़ों को इम्प्रूव करूँगा कि नहीं करूँगा, या मैं कहूँगा कि मेरा तो तरीका ठीक है, तुम्हारी बुद्धि छोटी है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब देखेंगे। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि अपने तरीके को हमको बेहतर करने की ज़रूरत है। उससे अपना कॉम्पिटेंस इम्प्रूवमेंट होता रहता है। और जितना ज़्यादा ये कॉम्पिटेंस इम्प्रूवमेंट हम करते हैं ना,
बेसिकली उतनी ज़्यादा शांति, सहजता और सुख में हम जी सकते हैं। नहीं तो कहाँ कहाँ भागते रहेंगे जी संसार से, इनसे भागें, इनसे भागें, इनसे भागें, कहाँ कहाँ जाएं भाग करके। तो कहीं ना कहीं एक पार्ट उस पर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, ये विश्वास और सम्मान की जगह पर दूसरा मानव मूलतः मेरा शुभ चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस उसमें भी है। ये सारी बातें हमने दूसरे के करने को देख करके निष्कर्ष नहीं निकाला है। दूसरा हमको जिंदगी भर सुखी समृद्ध करता रहा है, अपने को सुखी समृद्ध कर पा रहा है, ये देख करके ये निष्कर्ष नहीं निकाला है। दूसरा आदमी हर चीज समझ गया है, ये देख करके हमने निष्कर्ष नहीं निकाला है कि वो समझ सकता है। हमने तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके, स्वयं का अध्ययन करके ये बात देखा है कि गलती करते हुए भी मेरी मूल चाहना तो सुखी होने की है, सुखी करने की है। गलती करते हुए भी मेरी मूल चाहना तो सही समझने की ही है, सही जीने की ही है। ये स्वयं के अध्ययन से जो ये निष्कर्ष हमारा निकला है, वो आधार है मेरे विश्वास और सम्मान का। न कि आपने कल एक गिलास पानी दिया था, परसों एक कप चाय दी थी, और 3 दिन पहले गाली दे दिया था, और 4 दिन पहले हमारा इवेल्युएशन ठीक नहीं किया था। ये आधार नहीं है मेरे और आपके बीच सम्मान और अपमान को सुनिश्चित करने का, विश्वास और अविश्वास को सुनिश्चित करने का। उस कोड को पकड़ने की ज़रूरत है। तो 2 बात, वैसे व्यक्तियों के लिए भी समझ के आधार पर हमारा विश्वास और सम्मान का भाव बना रहता है। पहली बात, समझने के आधार पर उन लोगों के लिए भी हमारा विश्वास और सम्मान का भाव बना रहता है। दूसरी बात, तरीके को इम्प्रूव करने पर फिर काम हम कर पाते हैं। अगर आपने ये निष्कर्ष ही निकाल लिया ना कि अगला समझना नहीं चाहते, आपने ये निष्कर्ष ही निकाल लिया कि अगला बदमाश है, अब तरीके पर इम्प्रूवमेंट का कोई काम हम सोच ही नहीं सकते। वो रास्ता ही हमने ब्लॉक कर दिया। अब उस पर काम ही क्या होगा जी? अगर हमने मान ही लिया कि आप समझना नहीं चाहते हैं, अब अपने तरीके में हम क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे? कुछ नहीं। भैया, परिवार में जब भी ऐसे सामूहिक मेल जोल होता है, या मैं कभी कहीं आसपास के ग्रुप में बैठती हूँ, तो ज़्यादातर टाइम वहाँ पर कोई नेगेटिव बातें हो रही होती हैं या किसी की बुराई हो रही होती है। यदि मैं कोशिश भी करती हूँ कि कोई पॉजिटिव बात आ जाए, तो मुश्किल से 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और मुझे अगर मैं उनसे कोशिश करती हूँ कि नहीं, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस बात को भी ज़्यादातर काट के, और वो रस चलता रहता है, वो बुराई वाला रस। तो कई बार मैं बहुत अलग थलग महसूस करती हूँ, और फिर कई बार उसमें शामिल भी इसी वजह से हो जाती हूँ शायद, या फिर वो मैं ग्रुप का हिस्सा ही नहीं रहती हूँ, मुझे लोग साइड में कर देते हैं। फिर क्या करूँ? 2-3 तरह से सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ये है कि कहीं ना कहीं कंटेंट से सभी का ठीक से एक्सपोजर हो सके, तो हमारे कॉमन जीने के बहुत मुद्दे क्रिएट हो सकते हैं। कि अगर हमारा कॉमन एक्सपोजर हो जाए कंटेंट से, तो हमारी चर्चा के जीने के दूसरे डायमेंशंस भी ओपन हो सकते हैं। पर ये तो जब होगा तब होगा। अभी जो आप कहते हैं ना कि अगले ने अगर कुछ निगेटिव बुराई शुरू करी और हम कहते हैं कि उसके व्यू पॉइंट को समझो, ये सलाह है, ठीक। और ये सलाह ऐसी है जिसमें उसको अभी बदलना है। तो कहीं न कहीं भले आप सलाह दे रहे हैं, बट उसको सुनाई ये पड़ता है कि ये कह रही है कि तुम जैसा कर रहे हो वो गलत है। आप क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, सुनाई अगले को ये देता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये जैसे ही उसको सुनाई देता है ना, वहाँ से बात बंद हो जाएगी। फिर वही होगा, वो आपको इग्नोर कर सकते, बात को छोड़ करके सुन के भी टाल देते हैं, आगे मुद्दों पर चले जाते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है कि हमको दूसरे साइड से शुरू करने की ज़रूरत है। कि अगर वो किसी की बुराई या कमियां बता रहे हैं ना, एकदम सिंपल ये पूछने की बात है, ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, वो ऐसा ही करता रहे या उसमें कुछ सुधार हो जाए।
और हम सवाल पूछ रहे हैं, हम उत्तर नहीं दे रहे। ठीक, किसी एक जगह पे आके अगला यही कहेगा, या तो नाराज होगा तो कहेगा उसमें और सुधार की संभावना कभी संभव नहीं है, नाराज होगा तो ऐसा कहेगा। इतना ही पूछने की जरूरत है कि पर आप चाहते क्या हैं अल्टीमेटली, कि उसमें सुधार हो जाए या ये समस्याएं बनी रहे। 2, 3, 4 राउंड के डिस्कशन में ये बात तय हो जाती है कि भाई ठीक तो यही है कि वो ठीक हो जाए। वो जगह है जहाँ से एक सिंपल सवाल पूछने की जरूरत है कि उसमें हम और आप मिलकर के क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, उसमें मैं और आप मिलकर के क्या भूमिका अदा कर सकते हैं ताकि मोहल्ले की ये परेशानी खत्म हो सके। ये सवाल पूछने की जरूरत है। ठीक, और वहां से चर्चा को ओपन करने की जरूरत है। कोई एक दिन में ये हो जाएगा मैं जरूरी नहीं मानता हूँ। 10 साल का रोग हो, 5 साल का रोग हो तो 5 महीना तो लगता है, 2 महीना तो लगता है, 1 महीना तो लगता है, बट डायरेक्शन ये है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। क्योंकि उस बुराई करते हुए व्यक्ति के लिए भी मैं ये बात देख पाता हूँ कि उसका जो नीड है वो बुराई करना नहीं है, उसकी 2 में से एक नीड है, या तो आपस में संवाद की नीड है, ठीक है, या चीजें ठीक हो जाए इसकी नीड है। अगर सिर्फ पहली वाली होती ना, ठीक, तब तो और टॉपिक पर भी बात हो ही सकती थी। सिर्फ पहली वाली नहीं है, संवाद की नीड तो है, लेकिन अगर सिर्फ वही नीड होता तो और टॉपिक पे भी बात हो जाती। वो बार बार घूम के उस दूसरे टॉपिक पर इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक समस्या की तरह हमको लगता है, इसलिए वो भी एक लेवल पर नीड है। पहला तो है ही, लेकिन सिर्फ पहला नहीं है। और आदमी के जीने का डिज़ाइन, अब प्रॉब्लम एनालिसिस में मैं नहीं जाता हूँ, बहुत डिज़ाइन हो गया है लंबे समय से वैसा जीने का। बाकी लोगों को भी वैसा ही जीते देखे हैं, पेरेंट्स को भी वैसा ही जीते देखे हैं, मीडिया एडवर्टीजमेंट भी वही सिखा रहा है, टीवी सीरियल्स भी वही सिखा रहे हैं। करे क्या आदमी जी? ये बुराइयों पर बात करने का और कॉन्स्पिरेसी के 20 तरीके आप सीख सकते हैं एकता कपूर के 2-4 सीरियल को देख के, कि नहीं? तो क्या करे आदमी जी, करे क्या? दिन भर हम उसको परोसी यही रहे हैं, तो करे क्या? कुछ कह रहे हैं? हाँ, पीछे सुन लेते हैं फिर आते हैं। अच्छा, पहले यहाँ सुन लो। कंटिन्यूएशन में ही है, जैसे उन्होंने बोला, आपने बोला कि उनसे हम पॉजिटिव वे में बात करें। अब ऐसा हो रहा है कि 10 लोगों का ग्रुप बैठा है, तो अब मैं उसमें लाइक छोटी हूँ। अभी वो लोग ऐसी बात करते हैं तो जैसे उन्होंने बोला ना, मुझे भी ऐसा लगता है मैं निकल जाऊँ, गॉसिप्स वगैरह क्या बात करना, उससे अच्छा मैं कुछ और करूँ। वो 10 लोगों के बीच जैसे अगर मैं पॉजिटिव बोलूँगी तो वो मेरी ही मजाक उड़ाना चालू कर देंगे कि अरे ये ज़्यादा, इसको ज़्यादा पता है, ऐसा टाइप हो जाता है। वही, ये जब कह रहे हैं ना ज़्यादा पता है या कुछ, हमको पकड़ने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हमारी भाषा से, हमारे एक्सप्रेशन से दूसरा मेरे जैसा है ये नहीं जा रहा है, बल्कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो, ये बात जा रही है। तो हम अपने तरीके को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि वो अपने जैसा महसूस हो सके, हमारे बराबर पर वो अपने को महसूस कर सके, ना कि वो अपने को छोटा महसूस करे। वो तरीका सोचने की ज़रूरत है। आपका स्टेटमेंट ही ये बताता है कि वो हम कहीं ना कहीं बता रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि तुम कम हो, हम ठीक हैं। बट मान लीजिए ये नहीं भी है और फिर भी वो मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ठीक है, एक तो होगा ये कारण, पहले इसको ठीक करेंगे तो बहुत सारा उसी से ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर कोई मजाक उड़ा रहा है ना, अपने नीड और फीलिंग को ठीक से एक्सप्रेस कर देने की ज़रूरत है। हाँ, उसका मतलब एकदम सिंपल है कि जब भी मेरा इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है तो मैं एक्सक्लूडेड महसूस करता हूँ। ठीक, ये हो गया। ऑब्जर्वेशन की कुछ बात हमने कह दी। सिंपल सा अपना नीड प्लेस करने की ज़रूरत है कि मुझे भी आपके सबके साथ जीते हुए इंक्लूजन, शेयरिंग, संवाद की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक, उसके अभाव में इस तरह के स्टेटमेंट को सुन के मैं परेशान होता हूँ, पीड़ित होता हूँ। ठीक,
क्या आप हमारे सपोर्ट के लिए उसको ये कर सकते हैं? इतना सिंपल प्लेस करके देखिए ना, मैं दावे से कह सकता हूँ 10 में 2 आदमी तो रिस्पॉन्ड कर ही देगा आपको। पूरा 10 ना भी करे, 10 में 2 तो रिस्पॉन्ड कर देगा। आप ट्राई करके देखिएगा, हमको नेक्स्ट टाइम बताइएगा। बट ये 2 चीज़ होने की ज़रूरत है हमारे कहने में। दूसरा, मेरे जैसा है ये सेंस जाए। पहली बात, उसको कहीं से भी ये नहीं दिखे कि वो कम है हम अधिक हैं और उसको सुधार रहे हैं, समझा रहे हैं। छोटा से छोटा बच्चा भी आज के दिन सुनने को तैयार नहीं है जी, अगर उसको ये सेंस जाता है कि आप उसको समझा रहे हैं और आप अपने को उससे ऊपर मानते हैं, नहीं तैयार है। और दूसरी चीज़ एकदम सिंपल, अपना फीलिंग और नीड बताने की ज़रूरत है कि इस तरह से एक्सक्लूडेड होने पर मैं परेशान होती हूँ, मेरी भी इंक्लूज़न की, शेयरिंग की नीड महसूस होती है, जिसके अभाव में हमको पीड़ा होती है। क्या आप हमको भी इंक्लूड और हमारी भी शेयरिंग को इंश्योर करने के लिए हमारा कुछ सहयोग कर सकते हैं? यही स्टेटमेंट ही बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ कि बहुत जगह पर ऐसा जाना पड़ता है कि हमारे विचार और उस ग्रुप के विचारों में मेल नहीं है और कार्य भी वैसे ही चल रहे हैं क्लब कल्चर में, या परंतु रहना हमारा भी आवश्यक है वहाँ पर। किसी भी कारण से उस जगह पर हम अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, कर लिया, और वो भी करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम उनसे, ये बहुत अच्छी बात है, इसका भी एक उपाय बताता हूँ। मान लीजिए कल के उदाहरण को ही मैं बढ़ाता हूँ, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और मैं भाजपा का, ठीक। अब आपके यहाँ बैठेंगे तो आप आम आदमी पार्टी की सारी बातों को करते रहेंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे तो भाजपा का चौपाल सजा हुआ मिलेगा आपको। अब हमारे आपके बीच डायलॉग कैसे हो? ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। एक स्टेप पीछे जाके देखिए कि मुद्दा आम आदमी पार्टी या भाजपा को सपोर्ट करना है या मुद्दा दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करना है। ठीक, दिल्ली की हो कि देश की हो, अभी ये 2 पार्टी की बात कर रहा हूं तो दिल्ली ले लिया मैंने। उत्तर बहुत साफ आएगा कि मुद्दा है दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करना। ठीक है, अब ये हमारा आपका कॉमन गोल हो गया। अभी जो अलग अलग स्ट्रेटजी दिख रही थी कि एक का गोल था आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, दूसरे का गोल था भाजपा को सपोर्ट करना, एक स्टेप पीछे जैसे ही ले जाते हैं ना, ठीक, ये दिखता है कि व्यवस्था दिल्ली की ठीक हो, ये हमारा कॉमन गोल है। अब चर्चा इस पर शुरू होने की ज़रूरत है कि ये दिल्ली की व्यवस्था के ठीक होने का क्या मतलब है और कैसे ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक होने का मतलब ये हो सकता है कि हर मोहल्ले में हॉस्पिटल हो, हर 100 मीटर पे स्कूल हो, हर बच्चे को ठीक शिक्षा मिले, पीने का साफ पानी मिले, ये बेहतर होने का मतलब होगा, जो हमारा और आपका कॉमन गोल है। और कैसे ठीक हो सकता है उस पर डायलॉग हो सकता है। इसका जो मैं सबसे बड़ा बेनिफिट देखता हूँ ना, वो बेनिफिट ये है कि कल को मैं जिस भाजपा को सपोर्ट कर रहा था वो जीते, चाहे कल को जिस आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे थे वो जीते, ठीक है, हमारे कॉमन एजेंडा इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और हमको भी थोड़ा ऊपर उठ के, मैं तो कम से कम इस बात को देख पाता हूँ कि मुद्दा ये नहीं है कि मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ तो भाजपा जीत जाए, मुद्दा तो यह है कि दिल्ली की व्यवस्था ठीक हो जाए। ये अहंकार रखने की भी क्या ज़रूरत है कि हमारे ही हाथ से ठीक हो। ठीक, अगर लोगों के समझने ठीक होने के काम में आप भी भागीदारी कर रहे, कुछ अच्छे प्रोग्राम चला रहे, तो हमको परेशान होने की ज़रूरत है कि खुश होने की ज़रूरत है? अगर 10, 20, 25, 50 लोग और लगे हों देश की व्यवस्थाओं को अलग अलग ढंग से ठीक करने में, आदमी समझदार जिम्मेदार आ जाए उस पर काम करने में, तो मेरा काम हो रहा है जी, इसमें तो खुश होने की ज़रूरत है। तो इन सारे जगहों पर नीड को एक स्टेप पीछे जाके देखने की ज़रूरत पड़ती है कि आम आदमी पार्टी क्यों, भाजपा क्यों, उससे हम क्या चाहते हैं। तो एक स्टेप पीछे जैसे ही जाएंगे कॉमन नीड मिल जाएगा। तो डिस्कशन को तब शुरू करना होता है जब पीछे जाकर के उस कॉमन नीड को हम ढूंढ लेते हैं।
ये हर छोटी से छोटी चीज में करने की जरूरत होती है। आपके घर में कुछ धार्मिक रिचुअल्स चलते हैं, हम नहीं मानते, मान लीजिए उसको, तो उन धार्मिक रिचुअल्स के पीछे का आपका नीड क्या है? शायद सोशल इंक्लूजन नीड हो, शायद पेरेंट्स की सदगति नीड हो, ठीक है, ऐसे 2 3 4 कुछ होंगे। वो नीड देखिएगा तो हमारा भी है। सोशल इंक्लूजन हम भी चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स की सदगति हो ये हम भी चाहेंगे, ठीक। धन का बर्बादी नहीं हो या सदुपयोग हो ये हम भी चाहते हैं, ये अगला भी चाहता है। तो इस कॉमन पीछे जाके उस कॉमन जगह को हमने पकड़ लिया, पेरेंट्स की सदगति, धन का सदुपयोग, समाज में हमारा इंक्लूजन। इसको पूरा करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इस पर चर्चा शुरू हो सकता है। इस पे जो आपको उपाय दिखता है वो आप भी बता सकते हैं। पहले हम आपको सुनेंगे, जो उपाय आप बताते हैं उसको सुनेंगे, उसमें जो जो ठीक हो गया वेल एंड गुड। कहीं हमको लगता है कि कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम अपने उपायों को भी थोड़ा आपके साथ साझा कर देंगे विथ अ ओपन माइंड कि हमारे जो डिसीजंस कॉमन होंगे हम उस पर चलेंगे। देखिए, परिवार को, समाज को या देश को एक इकाई मानने का मतलब यही है कि जो हमारा कॉमन डिसीजन होगा हम उस पर चलेंगे, न कि दूसरे को क्रश करके आगे बढ़ेंगे। और मुश्किल नहीं है इतना कॉमन डिसीजन तक जाना, हमारे तरीके ठीक नहीं है। हम थोड़े समय तक भी एफर्ट नहीं करते हैं, और कई बार वो 20 साल पुराने रोग का इलाज कर रहे हैं तो 6 महीना साल भर का भी धैर्य नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं 20 साल पुराना रोग एक लाइन में ठीक हो जाए। कैसे होगा जी, कैसे होगा? वो होने के लिए तो शिक्षा संस्कार ही ठीक होने की जरूरत है कि बचपन से प्रोग्राम्स ठीक हों, चीजें ठीक चले। ठीक है, ट्राई करके देखिए, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है। पीछे दीदी कुछ कह रही हैं, फिर आपको सुन लेते हैं। भैया, जैसे मेरा बेटा है, उसके जो दोस्त हैं काफ़ी हाई फाई फैमिली से है, तो वो कोई भी काम करता है, चाहे परचेजिंग करे या कोई फंक्शन भी घर में करना हो, तो वो उनसे तुलना करके करता है कि मेरा उससे अच्छा होना चाहिए, जबकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो पैसे की वेस्टेज लगती है, कोई इसकी हमें ज़रूरत नहीं लगती। तो उसके लिए कैसे उसको समझाओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा उनके यहाँ गया था, उनका ऐसा था, मुझे उससे अच्छा चाहिए। हम तो समझाने के लिए कहीं नहीं रहे आज तक। हम क्या करें? बता रहा हूँ क्या करें, इनके सवाल को भी सुन लेता हूँ, अभी बताता हूँ। ये बहुत स्पष्ट सवाल है। मेरे घर में इन लॉज और मेरी सिस्टर इन लॉ देवरानी, उन दोनों के बीच कोई चीज़ें कॉन्वर्जेशन है जिससे वो नाराज़ है और जिससे ये नाराज़ है। मुझे कम्युनिकेट दोनों एंड से हो रहा है। मेरा टेक उसमें क्या होना चाहिए, मैं उनका भी सुन पा रही हूँ, इनका भी सुन पा रही हूँ, क्या मुझे एडवाइस भी देनी चाहिए या नहीं देनी? बता रहा हूँ ना, एकदम सिंपल टेक है कि जब ये पक्ष कुछ बोलता है, ये पक्ष जब कुछ बोलता है तो उसके नीड को हम सुन सकें। कहीं भी आप लीजिए, मीडिएशन का प्रॉब्लम है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मीडिएशन करने जाएंगे ना, उसका तरीका वही है जो घर के 2 लोगों के बीच करने का है। प्रॉब्लम्स एक ही जैसी हैं जी, यहाँ से लेके वहाँ तक, उपाय भी एक ही है। हमको एकदम सिंपल काम करना होता है, इस पहले पक्ष को सुन करके उसका नीड सुनना होता है, और वो नीड धीरे धीरे एक पॉजिटिव नीड के रूप में आइडेंटिफाई करना होता है। अगर निगेटिव नीड सुन रहे हैं तो ऐसे ही दूसरे पक्ष का नीड सुनना होता है, ठीक है। और वो दोनों नीड, पहले तो नीड हमने सुन लिया फिल्टर करके, फिर ये दोनों नीड कैसे पूरी हो सकती है उसके स्ट्रेटजी उपाय को सोचना होता है। दोनों कैसे पूरा हो सकता है उसके स्ट्रेटजी उपाय को सोचना होता है। अगर उपाय एक रीजनेबल लेवल तक आपको लग रहा है कि 60-70% भी दोनों की नीड पूरी हो सकती है, तो किसी एक पक्ष से हमको ये बात करने की ज़रूरत होती है कि आपकी नीड ये है, अगले की भी कुछ नीड होगी, क्या हम इस पर बैठ करके बात कर सकते हैं ताकि हम दोनों की नीड पूरी हो सके। वही देखिए, बैठना नहीं चाहते हैं का मतलब इतना ही होता है कि उनको ये भरोसा नहीं होता है कि उनकी नीड पूरी होगी। आप ही बताओ ना, आप आग में जल रहे हो, आप बाहर निकलना चाहोगे कि नहीं अगर सामने दिखे कि पानी है और सुरक्षा है? जब नहीं दिखता है उसको बार बार ये लगता है कि जिसने दुख में अभी है ना, ये बैठा करके दुख और बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो कैसे बैठे आदमी?
हम हर बार आर्टिकुलेट करके उसकी नीड को बता पाते हैं, आर्टिकुलेट करके इसकी नीड को बता पाते हैं, और थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए उसमें कि जब आप मीडिएशन के लिए बैठते हैं ना, अगला कितना भी ब्लेम बोलता है, गलती ये होती है कि दूसरा पक्ष उसी ब्लेम का जवाब देने लगता है। हमको तुरंत ही ये काम करना होता है कि वो सारे ब्लेम को सुन करके उसमें से फिल्टर करके उसका नीड और फीलिंग बता दे, ठीक है, कि कंक्लूजन इतना है। इस कंक्लूजन से अगला भी सहमत हो लेगा, ब्लेम से तो सहमत नहीं होगा। आपने जो जो ब्लेम किया है उससे अगला पक्ष सहमत नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको फिल्टर करके नीड और फीलिंग बता देंगे तुरंत सहमत हो जाएगा। वही काम जब दूसरा करना शुरू करता है तो करना होता है। बीच में कोई बोलना शुरू कर दे, ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत होती है कि एक की बात पूरी हो जाए तो आप भी कह ले, ठीक है। मैं तो अभी भोपाल में था पिछले वर्कशॉप में, अलग अलग 4-5 घरों में इन कामों को करके देखा जी। एक घर में तो सारा करने के बाद उसके पिताजी ने कहा 4 घंटे रात में बैठे होंगे हम लोग 9 से 1, क्योंकि सेशन के बाद ही बैठेंगे कब हम, तो 9 से 12 साढ़े 12 तक बैठे होंगे। तो लौट के उसके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे आज पहली बार पता चला कि मेरा बेटा भी इतना समझदार है, ठीक है। आप रिएक्शन में उलझे रहते हैं तो आपको पता भी कैसे चलेगा कि वो भी कुछ क्रिएटिव ढंग से सोच सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। हम रिएक्शन पे रिएक्शन एक दूसरे के साथ प्ले करते रहते हैं। इस कोर्ट से उस कोर्ट में बॉल डालते हैं, उस कोर्ट से इस कोर्ट में डालता है, उसमें सही को समझने जीने का क्रिएटिविटी निकलेगा कहाँ से जी। तो ये जरूरत पड़ती है उस मीडिएशन में करने की। ये जो बात आपने कही ना कि बेटा उन घरों से तुलना करता है, वैसे सिचुएशंस में क्या करें। मेरे हिसाब से मैं जब उसकी नीड सुनता हूँ तो सम्मान की नीड है उसकी। जिन दोस्तों के ग्रुप में जी रहा है उसमें सम्मान की नीड है उसकी। तो हमको पहला काम यही करने की ज़रूरत पड़ती है कि बेटा तुम ये सारी बातों से मुझे ये सुनाई पड़ता है कि तुम्हारी दोस्तों के ग्रुप में सम्मान की ज़रूरत है। उसको जो भी भाषा दीजिए आप अपने टर्म में कोई और शब्द कहते होंगे, कोई और शब्द कह लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सम्मान ही शब्द प्रयोग करें, ठीक है। जो भी सेल्फ आइडेंटिटी का नीड हो सकता है, ठीक है, रिकॉग्निशन की नीड हो सकती है, आप जो शब्द लेना हो ले लीजिए। प्रेस्टीज इशू हो सकता, जो भी कहिए, तो उसकी नीड आइडेंटिफाई हो गई। अपनी नीड बहुत सिंपल है, सुविधा के सदुपयोग की। सदुपयोग की नीड में वो भी हाँ कहने को तैयार है, क्योंकि जिसको वो दुरुपयोग मानता है उसको वो भी नहीं करेगा। घर में रह के कोई पैसे में आग लगाता है? दुरुपयोग है। इसलिए जिन कामों को वो दुरुपयोग मानता है वो भी नहीं करता है, तो आपकी सदुपयोग की नीड से भी वो सहमत हो लेगा। अब बहुत सिंपल डायलॉग यहाँ से शुरू होने की ज़रूरत है कि तुम्हारा ये प्रेस्टीज का नीड या सेल्फ आइडेंटिटी का नीड या सम्मान का नीड और ये सदुपयोग का नीड, ये दोनों बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड कैसे हो सकता है। तो हमको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे तरीके में ढल जाए, ठीक है, ढल जाए और जो हम कह रहे हैं वो मान ले। मुद्दा यह है कि जो उसकी नीड है और जो हमारी नीड है वो बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे हो सकता है। तो उसमें ये 2-4 सवाल, अगर डायलॉग डिस्कशन होता है ना, तो 2-4 सवाल ये पूछ लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं पहले में पूछ रहा था कि भाई तुलना के इस डिज़ाइन से चलने से, ठीक है, अगर उस सेल्फ रिस्पेक्ट को हम तुलना में ही ढूंढ रहे हैं तो किस किस के कहाँ तक हम ढूंढ सकते हैं, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। उस डायलॉग को धीरे धीरे इनिशिएट करने की ज़रूरत होती है, प्रपोजल के फॉर्म में, ना कि कंक्लूजन के फॉर्म में। कंक्लूजन पहले निकाल दिए फिर डिस्कशन या डायलॉग का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर वो अपने ऊपर इन्फोर्स होता हुआ महसूस करेगा इन चीज़ों को। और एक स्लो प्रोसेस में चलने की ज़रूरत पड़ती है कि डे 1 में चीज़ों को नहीं ठीक करने पे हम जा सकते। अगर 10 साल पुराना रोग है तो कहाँ रुक जाना बनता है, आप पूछेंगे। जब आप डायलॉग को शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में और किसी एक जगह पर वो कहता है कि ठीक है मम्मी छोड़ो, अभी इसको छोड़ देने की ज़रूरत है। उस जिस दिन ये कहता है कि मम्मी तुम तो रोज़ रोज़ पकड़ के हमको ऐसे ही समझाना शुरू कर देती हो, वो लिमिट आ गया उसका। अब यहाँ छोड़ देने की ज़रूरत है। अगले दिन उससे आगे बात होगी, अगले दिन उससे आगे बात होगी, क्योंकि अब वो सुनने की जगह पे ही नहीं रह गया है, कटोरा उल्टा हो चुका है।
अब उसमें कुछ डालने का मतलब नहीं है। पर रेगुलर आप चलते रहते हैं ना, तो एक एक स्टेप करके एक दिन वो बात बैठ जाती है। क्योंकि आपके मुंह पे भले वो ना बोल दे किसी बात को लेके, अगर आपने ठीक बात ठीक ढंग से कही है जो उस तक पहुंच गई है, वो मुंह पे लाख ना बोल दे, लाख नकारा कह दे कि ठीक नहीं है, अपने से भाग के कहाँ जाएगा। डीप विदिन उसको ये दिखना तो शुरू हो जाता है कि यार ये बात तो कहीं न कहीं सही कह रही थी मम्मी। हम गलती ये करते हैं कि हम उसको घेर के मुंह पे ही हाँ सुनना चाहते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। ठीक बात ठीक ढंग से अगर हम कह दिए ना, तो वो उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो लौट के खुद ही कहने वाला है कि मम्मी बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हमसे हो नहीं पाता है। ठीक है, तो अब बात हो सकती है कि बेटा कैसे हो वो, और कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप हम मिल करके कर सकते हैं, ना कि तुम करो। अपने को एक्सक्लूड करके सॉल्यूशन नहीं होता है, अपने को इंक्लूड करके सॉल्यूशन की बात होती है कि हम मिल करके उसको कैसे कर सकते हैं, ना कि तुम कैसे करोगे। ये अंतर समझ में आता है? बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, ट्राई करके तो देखिए। लेकिन ये सबका दो बॉटल नेक है ट्राई करने का। एक बॉटल नेक ये है कि ये कंसेप्ट हमारे ध्यान में ही नहीं रहता है, तो हम नोट करके 1 पेज 2 पेज में इन ब्रीफ कंसेप्ट्स को नोट करके अपने पास रख सकें, ये पहली ज़रूरत होती है। ठीक। दूसरी ज़रूरत होती है कि एक छोटे ग्रुप में 3 4 5 लोग जिनको इनका सेंस हो, उनको आपस में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमारे मुंह से स्टेटमेंट ठीक निकलना शुरू होता है। उसके पहले तो हम चाहते हैं ठीक स्टेटमेंट बोलना, बोलते वही हैं जो पहले से बोल रहे होते हैं। तो आप कहेंगे तो ज़रूर कि हम प्रपोजल देने गए थे, दे के आएंगे डिसीजन, दे के आएंगे एक समझाइश। तो वो ठीक होने में ना उस छोटे ग्रुप के साथ चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 3 4 लोगों का हमारा ऐसा ग्रुप बन सके जहां हम उस चर्चा को कर सकें। उसका बेनिफिट ये होता है कि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं ना, चूँकि हम उसके पार्ट होते हैं, जाने अनजाने हम उसको अपने पर ले के सुन रहे होते हैं, हम इतने रिएक्टिव होते हैं कि हम सॉल्यूशन नहीं पहचान पाते। लेकिन ग्रुप के जो बाकी 2-3 लोग हैं ना, वो तो रिएक्टिव नहीं है, उनका तो इन घटना से लेना देना नहीं है सीधा, वो आराम से सॉल्यूशन देख लेते हैं। वो तुरंत आपकी नीड फीलिंग भी पकड़ लेते हैं, अगले की भी नीड फीलिंग पकड़ लेते हैं। तो आपको हेल्प हो जाता है अगली बार से बात करने में, क्योंकि अब आप नीड और फीलिंग पकड़ सकते हैं। ये पकड़ में आया? एग्जैक्टली। उसी तरह से इस ग्रुप में जब हम बोलने का भी प्रैक्टिस करते हैं ना, सुनने की भी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, और बोलने का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे जो चूक हो रहा है उसको बाकी सब लोग मिल करके ठीक कर देते हैं। क्योंकि अभी आप अकेले उपाय ढूंढ रहे हैं, अभी है कि 4 आदमी मिल के ढूंढ रहे हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है दोनों का। तो एक वो ग्रुप बनने की ज़रूरत है जहाँ ये कहानी सुनाने के बदले, वो कहानी सुनाना बहुत उपयोगी नहीं है। 1 मिनट में स्टोरी का बैकग्राउंड बताइए और सिंपल स्टेटमेंट पे आ जाइए कि मैंने ये स्टेटमेंट कहा, अगले ने ये स्टेटमेंट कहा। उसको सुन के कोई भी बता देगा कि वो नीड फीलिंग क्या है उसमें, उसको सुन के कोई भी बता देगा कि वो जजमेंट है कि ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के लैंग्वेज में बोलते तो कैसे बोलते, नीड और फीलिंग के लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते। इस प्रैक्टिस को एक छोटे ग्रुप में करने की ज़रूरत है, और वो ग्रुप अपने परिवार का होना बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम ही अगर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो हम ही प्रैक्टिस क्या करेंगे। फिर तो वो प्रैक्टिस ही रियल लाइफ सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया ना जी। फिर जैसे ही वो प्रैक्टिस करने जाएंगे, दैट प्रैक्टिस इज बेसिकली द रियल लाइफ सिचुएशन। जी
तो कहीं ना कहीं एक छोटा ग्रुप 3-4 लोगों का वैसा बन सके हमारा, जिसके साथ हम सारी बातों की शेयरिंग कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल मिलें, फ़ोन पर भी उस काम को हम वीक में 2-3 दिन भी, अल्टरनेट डे भी अगर आधे घंटे का समय लगा करके इस प्रैक्टिस को करते हैं ना, महीने भर में सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देगा। पर ये 2 को अगर बाईपास करेंगे, समरी के की पॉइंट्स को बनाने का और प्रैक्टिस का, तो जिस दिन से ये दोनों काम करेंगे उस दिन से 1 महीना काउंट होगा, न कि आज से। उस दिन से वो 1 महीना काउंट होगा, आज से नहीं होगा। समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का होना, ठीक है, और उस पर एक छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस हो पाना। इट इज़ मोर लाइक कि ड्राइविंग के प्रिंसिपल्स का पता होना और थोड़ा मैदान होना, फ्री एरिया, जहां उसको हम ठीक से चला सकें। उसके बाद आप चांदनी चौक निकल जाइए, किसी और रोड पे निकल जाइए, वेल एंड गुड। जी, आप कुछ कह रहे, फिर पीछे माइक पास कर दीजिएगा। अभी आज शाम तक आप जो पूछेंगे उस पर हम बात कर देंगे। हेलो जी। मैं सोचता हूँ कि भगवान के दर्शन से पहले जो ये पिछले 1 घंटे से पहले, 1 घंटे से जो नीड वर्सेस ग्रीड वर्सेस वास्तविकता का जो दृश्य आपने बांधा है, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारा पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रहा है। और जो श्याम भाई ने बोला है, मैं उसको फिर कोट करना चाहता हूँ, हर कोई चाहता है कि कम मेहनत से हम ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पाएं, और तर्क लॉजिक से चुप कराया जा सकता है, लेकिन सवाल उठाने वाला अंदर से चुप नहीं होता। तो जो मेरी वैल्यू एडिशन की ऑब्जर्वेशन है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है श्याम भाई से और आप लोगों से, मेरी एक छोटी सी वैल्यू एडिशन की एक ऑब्जर्वेशन है कि जो आज दृश्य बंधा है, जिसमें एक हस्बैंड है, वो तो घर का जितनी कमाई है वो इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहता है, और जो लेडी जो बेटर हाफ है वो ब्रेसलेट में, सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो इसके जो पीछे जो खींचतान है शेयर बाजार की भी, क्रिप्टो करेंसी की भी, डॉलर की भी, वो अदृश्य खींचतान पर भी थोड़ा हम लोग खुद ब खुद जाने और माने। हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पूरी दुनिया में हालत इतनी ख़राब है कि आप रुपया बैंक में डालेंगे तो आपको मालूम नहीं है कि उसका कितना रिटर्न आएगा नहीं आएगा, लेकिन घूम फिर के इस समय डॉलर से भी बेहतर जो है इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड पर मानी जा रही है। ये मैंने इस पे अध्ययन किया है, मेरा ये जानना है। अब लेडीज का ये होता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे तो करवा लिया, लेकिन वो फिर कहती हैं कि ये तो सिर्फ इमरजेंसी में ही इसको तोड़ा जाएगा, जबकि जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं शेयर बाजार से जुड़ा है, वो भी चाहता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़े। तो इसमें बैलेंसिंग में मेरी सिर्फ एक विनती है कि हमें जानने के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन को और ग्लोबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बस, थैंक यू। बढ़िया। आगीवाल जी कुछ कह रहे हैं, माइक दे सकते हैं। भारत जी, आप कुछ और तो नहीं कहना चाह रहे थे ना? माइक दे दीजिए भारत जी को। ये राकेश जी जिस दुनिया में ठीक है पहुंचाना चाह रहे हैं या पहुंच रही दुनिया आज, उसमें इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है कि आदमी ना मर पाता ना जी पाता। तो वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो कौन सी करेंसी चल रही, कौन सा क्या क्या चल रहा है अभी, ये बड़ी खतरनाक है। और मेरे पास कम से कम 20-25 केस है जो अच्छा भला शानदार जीवन था, है ना, और उसमें फंसे ऐसे, और उसके बाद सारी ज़िंदगी तबाह होगी बिल्कुल। और शेयर बाजार से लेके अभी तक बहुत से केस मेरे पास आए ऐसे। तो ये हराम की कमाई जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है, एकदम खतरनाक है, जिसमें कुछ नहीं करना, ये दिमाग का शैतानी उपयोग करना, है ना, इस दिमाग का शैतानी उपयोग करना और दिमाग से दूसरे की मेहनत को अपने बस में करना,
ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको पता नहीं कितना समझेंगे आप लोग। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको जो खेलते हैं ना वो ज़िंदगी में सुखी हो नहीं सकते। एक आदमी सुखी हुआ हो तो मेरे से मिला दो आप। माइक हाँ, ये कुछ कह रहे हैं भैया, इनको सुन के आप पे आता हूँ जी। आप बताइए योगेंद्र यादव जी, आप बताइए ना। हेलो जी हेलो। पहले तो श्याम जी आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने वायदा किया था कि रहूँगा पूरे प्रोग्राम में, लेकिन कुछ ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं थी, मैं नहीं आ पाया। मैं आपके बिना बताए भी ये सुन लेता हूँ कि आप सही समझना ही चाहते हैं, सही जीना ही चाहते हैं और कमिटमेंट निभाना ही चाहते हैं। बाध्यता थी इसलिए नहीं कर पाए जी। और वैसे मैं साथ था आपके रोज ही। सवाल भुलवा दिया तो क्या सवाल में करते ये भी एक तरीका है अगले के सवाल से बचने का। देखिए, जो समस्याएं हैं ना, वो व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत समस्याएं समाज से आती हैं, समाज में वो राष्ट्र से आती हैं, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मनचंदा जी ने कहा, राकेश जी ने। तो आज पहले दायरा बहुत छोटा होता था, कबीलों का दायरा होता तो बिल्कुल कबीले तक ही होते थे, उनके ऊपर भार का प्रभाव बहुत कम होता था, और उनका जो एक सरदार होता था वो जो कह देता था, न्यायपूर्ण जो भी था वो वहीं हो जाता था, और किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे हम कबीलों से समाज में आए तो चीज़ें बढ़ गई, और फिर ग्राम लेवल पे या उस पे चीज़ें चली गई, फिर राज्य के स्तर पे चीजें आने लग गई। रजवाड़े बन गए थे, रजवाड़े खत्म हुए, वहाँ राजा की चलती थी। रजवाड़े जब खत्म हुए और फिर ये राष्ट्र का रूप ले लिया, अब इसमें किसकी सरकार आएगी, किसकी क्या सोच आएगी, वो वैसा ही करेगा। और तीसरी एक गंभीर स्थिति जो आज के दिन है, किसी को वहम हो जाए कि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री बन गया तो मैं बहुत कुछ बदल दूंगा, ऐसी संभावनाएं भी कम हो गई है, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। तो मेरा कहना यह था कि समस्याएं जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जैसे बचपन का ही ले लो, जो पैदा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं खड़ा कैसे हो सकूं। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, गिर जाता है, और वो यही समझता है कि जिस दिन मैं खड़ा हो गया और मुझे माँ के सहारे की या हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं जिंदगी की कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसको दूसरा चैलेंज सामने आ जाता है कि मैं खड़ा हो पाता हूं लेकिन चल नहीं पाता, जैसे ही कदम रखता हूं तो मैं गिर जाता हूं। तो जैसे ही उसको कुछ रेडी ला के देते हैं वो सारा लेके चलना शुरू करता है, उंगली पकड़ के। तो जब वो थोड़ा चलना शुरू हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया, अब मैं खुद चल सकता हूँ। फिर बाद में उसको लगता है कि पैड़ियाँ तो मैं उतर नहीं सकता, ऊपर से नीचे कैसे जाऊँ। तो चैलेंज, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से पैदा आदमी होता है तब से लेके आगे तक चैलेंज चलते हैं। जब वो स्कूल में जाता है तो कहता है कॉलेज में जाऊंगा ना तब मौज हो जाए कि एक कॉपी लेके जाना पड़ता है, यहाँ पीठ पे जो है पूरा बैग लाद देते हैं। और जब कॉलेज में जाता है तो स्कूल अच्छा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन की पिछली यात्रा को देखें तो हमें ये लगता है कि हर पिछली यात्रा मेरी पहले से बेटर थी। जब मेरे पास बच्चे थे स्कूल में, जैसे बहन जी ने कहा अभी, वो दोस्तों के साथ जाता है, पार्टियां करता है, मैं इतना परेशान था कि इसने तो मेरा बैठा उठा देगा, ये लड़का तो बर्बाद कर देगा हमारे को। लेकिन जब उसकी शादी कर दी और जब वो दूसरे घर में चला गया तो वही माँ कह रही है कि बेटा था तो मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं थी, हर चीज कर देता था। वो कहती वो था जैसा था जो कर रहा था तब मैं सुखी थी,
आज जब वो अपनी पत्नी के साथ दूर रहने लग गया तो आज मैं दुखी हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जीवन में अगर कोई आदमी सोचता है तो एक ही चीज हम सोचते जा रहे हैं कि जब जितना भी हम पीछे जाते हैं, जब आगे जब अचीव कर लेते हैं, जिसको नौकरी नहीं मिली नौकरी मिल जाएगा, तैयार फ्री था घर में, अपने हिसाब से जीतता था, 9 बजे भागना पड़ता है, 6, 7, 8 बजे तक की कोई जिम्मेवारी नहीं। बट मतलब नौकरी मिलने के बाद और परेशान है, जब नौकरी में परेशान है फिर सोचता है मैं जीएम बन जाऊंगा, एमडी बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा अफसर बन, एमडी बनने के बाद उससे भी ज्यादा परेशान है, कहता कोई सिरदर्दी नहीं थी, 6 बजे आ जाते थे। पैसे का भी ऐसे ही नहीं था तो मैं बहुत दुखी था कि पैसा मिल जाए, जिस दिन मिल गया तो आज मुझे चिंता है कि मेरा पैसा खो ना जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जीवन में देखने की बात ये है कि जैसे जैसे जीवन हमारा बढ़ रहा है, क्या हम खुशी हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और अगर हमारी खुशी नहीं बढ़ रही है तो हमारे जीवन का तरीका कहीं ना कहीं गलत रहा है। चाहे हमारी सोच का हो, परवरिश का हो, हमारे आसपास का हो, प्रभाव किसी भी चीज का रहा हो, जीवन की कामयाबी का एक ही पैमाना है, ना उसका पैसा है, न शान शौकत शोहरत है, ना ही सतप्रकाश बाई की क्रिप्टो करेंसी है। कोई भी चीज सुख नहीं दे सकती। सुख को हमें तय करना पड़ेगा कि सुख है क्या, और जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि सुख है क्या, इसको मीनिंग ऑफ लाइफ भी कहते थे, जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन श्याम जी 2 मिनट अगर ले लो तो माफ कर दीजिए। तो मतलब ये है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, खुशी आ ही नहीं सकती। और दूसरे मायने में देखें तो जीवन का मतलब क्या है, जीवन का मतलब ही खुशी है। अब उस खुशी को कैसे पाए आदमी, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता, उसमें सारा जीवन का सार चलाता। जितनी भी चीजें श्याम जी ने पहले भी बताई होंगी कि जीने के जो भी अनुभव हैं वो हमें खुशी की तरफ लेके जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि खुशी मेरी और तुम्हारे लिए अलग नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आज उन्होंने मारुति ली और आपने करेटा ले ली और उसके बाद वो एंडेवर और फॉर्च्यूनर ले आया, तो फिर आपकी टेंशन बढ़ गई कि मैं तो करेटा इतनी मुश्किल से ली थी लोन पे, अब वो दूसरी क्या है फॉर्च्यूनर ले आया, तो आपका फिर दुख का कारण बन गई वो फॉर्च्यूनर। बात यहाँ पे ये है कि खुशी के मायने क्या है। जो मेरा अनुभव है या जो मैंने सीखा वो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, अनुभव आपने करना है। कि हमें खुशी का मायना ये पता लगा, सुख और खुशी में फर्क समझ लेना। जो सुख क्षणिक चीजें होती हैं और खुशी परमानेंट होती है, खुशी आंतरिक होती है। तो खुशी का पैमाना एक ही है जीवन में, क्योंकि कोई भी कहे प्रवचन दे और दे, वो सब चीजें अलग है। आप एक वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है, लेकिन खुशी जो है क्या होती है जो मैं बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है, वो मेरे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है। कोई भी उसका अनुभव जीवन में कर सकता है। मैं खुश हूं या नहीं हूं उसका एक ही पैमाना है कि आदमी बाकी जीवों से अलग इसलिए है कि आदमी में चिंतन है। इसलिए जो आदमी सोचता है और जो महसूस करता है, अगर वो करने में सक्षम है तो वो खुश है, अगर वो करने में सक्षम नहीं है, किसी भी चीज में उसके डेविएशन हो रही है कि मैं चाहता तो नहीं था कि मैं चोरी करूं, लेकिन क्या करूं, घर की जरूरतें ऐसी आ गई कि मुझे करनी पड़ी, इसका मतलब वो खुश नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि महसूस अलग करते हैं, सोचा हमने कर भी दिया, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, दुखी है। और हम कुछ सोच रहे हैं और महसूस भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है, तो भी हम दुखी हैं। अगर ये तीनों चीजें जीवन में एक रूपता नहीं आई, कोहेरेंस नहीं आई, हार्मोनी नहीं आई, जब भी आप अपने जीवन को चेक करेंगे, जिस दिन ये कोहेरेंट लाइफ आपकी खत्म होगी वो दुख का कारण है। और जो आपका दुख का कारण है वही समाज का दुख का कारण है, और जो समाज के दुख का कारण है वही राष्ट्र के दुख का कारण है।
और ये राष्ट्रों की जो समस्या है यही अंतर्राष्ट्रीय समस्या को बनाती है। आज व्यवस्था की भी बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, व्यवस्था ठीक नहीं। जिसको भी कहो वही कहेगा कि व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, परिवार ठीक नहीं है की बात नहीं करता। कहीं भी चले जाओ, रास्ते में आप जाओगे, अजी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसको भी समझने की जरूरत है। पहली बात मेरी जीवन पे थी, दूसरी व्यवस्था पे मैं आपको कह रहा हूँ कि व्यवस्था ठीक नहीं है तो क्या ठीक नहीं है इसमें, ये तो आपको सवाल करना पड़ेगा ना कि ठीक नहीं कह देने से काम नहीं चलेगा। ठीक क्यों नहीं है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो बहुत गंभीर चिंतन के बाद यही आया कि आज की जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, पैसे की। तो जब व्यवस्था का केंद्रीय मूल्य ही पैसा है तो सारी चीजें उसी के ही इर्द गिर्द होंगी, क्योंकि सबको पता है कि जितना मेरे पास पैसा होगा, पूंजी होगी, उतना ही मैं मजबूत इंसान रहूंगा, मजबूत परिवार होगा, मजबूत राष्ट्र होगा। तो पैसे पे ही दुनिया चलेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। जब तक केंद्रीय मूल्य पैसा रहेगा वो सारी दुनिया, आपका परिवार भी पैसे के हिसाब से चलेगा, आपके परिवार के संबंध भी पैसे के हिसाब से चलेंगे, जब तक पैसा केंद्रीय मूल्य है। तो अगर आपको ये व्यवस्था पसंद नहीं है तो हमें इस व्यवस्था को रिजेक्ट करना पड़ेगा कि पैसा हमारी जरूरत के लिए, हम पैसे के लिए नहीं है। इंसान पैसे के लिए नहीं है, पैसा इंसान के लिए है। इस बात को हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो ब्रेसलेट की, सोने की और क्रिप्टो करेंसी की, तो वहीं खत्म हो जाएंगी जब हमारा आपस का रिश्ता पैसे से संबंध रखता ही नहीं है। और उस व्यवस्था को हमें टोटली रिजेक्ट करना पड़ेगा। जब तक उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, जब तक पुराने घर को हम ढा के और नए सिरे से नहीं बनाएंगे, वो कभी भी थोड़े दिन के बाद फिर वहीं आ जाएगा, वही समस्या। तो इस व्यवस्था को रिजेक्ट करना पड़ेगा और नई ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिससे कि हम खुश हो सके। हमें खुशी क्या देगी, मेरे को भी आपको भी, वो है केंद्रीय मूल्य में अगर मानव को रख दिया जाए तो अच्छा मानव ही एक मूल्य हो जाएगा और सारी दुनिया का दायरा, परिवार का दायरा, हमारा दायरा अच्छे इंसान बनने की तरफ चले जाएगा। जिस दिन हम अच्छा इंसान बनना शुरू हो जाएंगे उसी दिन जो है हमारी खुशी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड कर दूं कि कई बार हम सोचते हैं जी, एक बात हम और सोचते हैं कि मैं अपने आप को ठीक रखूं, मैं सब कुछ, मैं कोई भी बुरे काम नहीं करता हूँ, मैं कोई भी हिंसा का काम नहीं करता हूँ, कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ, मेरी कोई भी आदत गलत नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बन गए आप, उससे क्या फायदा होगा आपको? जब तक कि आपने समाज को साथ नहीं लिया। जो ऋषि मुनि बनते थे पहाड़ों में क्यों चले जाते थे? इतने बढ़िया हो गए तो समाज में रहते तो और लोग भी बढ़िया होते, लेकिन वो पहाड़ों में चले गए। तो अपने को परफेक्ट बना के अगर चलने की कोशिश करेंगे तो आप समाज से दूर हो जाएंगे। समाज में क्या है कि अपने को भी परफेक्शन की तरफ ले जाइए, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करिए। जितना मैं थोड़ा बहुत अच्छा बना हूं, मैं उसको दूसरों से शेयर करूं, जिससे मेरे साथ एक समाज भी बने। तो जैसे हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें परिवार में भी वो चीज लेके जानी चाहिए कि जिससे परिवार भी आपके साथ उठे, समाज के भी लोग साथ उठे। और ये टू वे है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज दे गो साइमल्टेनियसली। एक आदमी समाज का ठेका ले लेता है, पूरा आंदोलन कर दिया और पता लगा उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, उसके घर में कलेश है रोज का, तो सामाजिक परिवर्तन का कोई महत्व नहीं होता। तो सामाजिक, अगर आप अपने खुश रहना चाहते हैं, मेरा वहीं पे मैं आ रहा हूँ, अगर खुश रहना चाहते हैं तो समाज में खुशी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप खुश रह सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रह सकते। ये मेरा छोटा सा अनुभव था। बाकी श्याम जी बढ़िया से तो हम सीख रहे हैं। माइक पीछे दे सकते हैं, आगे वाल जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा है, माइक उनके पास है। मैं कह रहा था श्याम भाई, देखो जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। कल मैं जो कह रहा था, जैसे कि कई चीज़ों में मानता हूँ मैं पत्नी से बेहतर हूँ, तो ये गलत ना चला जाए मैसेज, मैं उसको भी ठीक कर देता हूँ कि कई चीज़ों में पत्नी भी बेहतर है ही। जिससे उसके आने के बाद घर के खाने का क्वालिटी, कपड़ों का क्वालिटी, घर में आने वाले मेहमान की आओ भगत, वो अकल्पनीय रूप से बेहतर हुई है। तो मतलब उसमें
मैं मानता हूँ घर की इज्जत बढ़ी है उसके आने से, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कई चीज़ों में मैं देखता हूँ कि जैसे जब समाज भी घर जैसा सुंदर हो, इसके प्रति जो प्यास है, जो प्रयास है, वो जो मैं मेरा देखता हूँ तो उसमें पाता हूँ कि संध्या से, पत्नी से मैं थोड़ा आगे हूँ। और जैसे उसने अपने, मेरे जितने रिश्तेदार बहुत है वहाँ पे भीलवाड़ा में, ननियाल भी है, सबसे उसकी जो बॉन्डिंग है मेरी सिस्टर को छोड़ के बाकी सबसे बहुत अच्छी है। तो बाकी सब चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं मानता था शायद ये न्यू नॉर्मल है। आजकल सब घरों में टकराव तो होता ही है, तो ठीक है, खास बात नहीं है उसमें। क्या है, पति पत्नी है, अब सबका उस्तरा खाली बंदर के हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति के पास में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का उस्तरा है, तो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में वो टकराव तो थोड़ा बहुत होता ही होगा। जिन विधियों में आने के बाद लगा नहीं है इसका समाधान, तो हो सकता है फिर आपसे मिले ये एनवीसी की जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की आपने बात करी तो और आसान लगा। पर मैंने देखा है, देखो जब लक्ष्य अलग होता है, मेरा लक्ष्य है कि सुबह से रात मेरा 24 घंटे दिमाग में चलता कैसे समाज बेहतर हो, तो कैसे ये अच्छा विचार है ये सबकी जिंदगी में बाहर ला सकता है, ये कैसे ज्यादा लोग तक पहुंचे, तो अपन भी समझें, लोगों को समझने के लिए शिविर आयोजन भी करें वगैरह वगैरह। तो ऐसे में मेरा सुबह से शाम तक की व्यवस्था रहती है इसमें। उसको भी अच्छा, ये भी मैं समझ में, हर व्यक्ति काम तो खुशी के लिए करता है सुबह से शाम तक, ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें दुख मिलता या मिलने की संभावना हो। पत्नी को लगता है कि सामान सुविधा में खुशी है, तो उसके पास जैसे 15 गॉगल होंगे, ये चश्मे होते हैं, मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे उसका अफसोस भी नहीं कि मुझे लगता है कि कार हूँ, संभालूँ कैसे उसको मैं। उसके पास वो इतनी ड्रेसें हैं, इतने चप्पल जूते हैं, इतने ज्वेलरी है, इमिटेशन वाली, ओरिजिनल वाली, मैचिंग, घड़ी का पट्टा भी मैचिंग, 4-5 कलर के हैं उसके पास। तो जैसी ड्रेस पहनेगी वैसा पट्टा होना चाहिए, वैसे ही जूते होने चाहिए, वैसे ही वो मोबाइल का जो पीछे कवर होता है ना, उसमें भी बहुत सारे हैं उसके पास। तो हाँ, तो वो नहीं, मैं उसके सामने ही बोलता हूँ, वो जानती है, मैं घर पे बात भी करता हूँ उसे। तो उसको लगता है कि सामान सुविधा में खुशी है, तो सुबह से रात उसमें बिजी है, बहुत महिला मंडल में, किट्टी पार्टी में, इधर उधर सब ये वो। मैं समाज के काम बिजी हूँ, तो हमारा दिन भर एक दूसरे को दिखते तो रहते हैं, लेकिन बातचीत कम होती है, क्योंकि कॉमन विषय नहीं है ना। तो शाम को कर लेते हैं सोने के पहले, कभी दिन में जरूरत होती है उस समय कर लेते हैं, बाकी जितना आवश्यक होता कर लेते हैं। तो डायलॉग उतना नहीं जितना होता है पति पत्नियों में शायद। तो लक्ष्य अलग है तो कार्यक्रम अलग बनेंगे, तो उसमें होगा। अब मैं जब से पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार कि जीन विद्या के पहले भी थोड़ी समझ थी, बाकी इससे आ रही है कि जितना सामान घर में, ऑफिस में, बाजार, बेसिक रॉ मटेरियल तो नेचर से आ रहा है, जो अनलिमिटेड नहीं है। तो जितना वो सामान खरीदती तो मुझे लगता है प्रकृति का खून हो रहा है ये। तो मैं उसको समझाता हूँ, तो मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं तू अपनी पत्नी को तो समझाती नहीं हो, तुम्हारे घर में कितना सामान है यार। तो मैंने कहा, तू समझा रहे हैं, अब टाइम लगता है, अब मैं भी समझ रहा हूँ, टाइम लगता है, उसको भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी भी बात याद आती है। आपने बोला धन खराब हो रहा है और मन खराब हो रहा है, तो धन खराब होने दो, मन खराब मत करो। आपने बोला ना धन तन मन में, एक वो सार की रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं आपकी, तो फिर एकदम ध्यान आता नहीं, अपना मन खराब नहीं करना। ठीक है, जैसी भी पत्नी है ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ कमियाँ भी हैं, तो ठीक है, ओके, अपने साथ चलना ही है। अब इसमें कोई विकल्प तो है नहीं, न ज्ञान का विकल्प न पत्नी का विकल्प है, तो ठीक है, उसमें बातचीत से कोशिश करते हैं, तो बातचीत से समाधान थोड़ा निकल भी रहा है, ऐसा भी नहीं है। जैसे वो सहमत नहीं होने के बाद भी वो जो फार्म मॉडल डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, वो करिए 18 किलोमीटर दूर क्यों लिया, 10 किलोमीटर दूर लेते तो मैं जाती। मैंने कहा जमीन बड़ी चाहिए थी, तो वो जहाँ मिलेगी वही लेंगे। तो अब वो आज तक गई नहीं हुआ, लेकिन वो पूरा कॉपरेट कर देती है। शिविर में जैसे खाने की सारी व्यवस्था वो देखती है, मीनू वो बनाएगी, हलवाई वो तय करेगी, उससे बातचीत वो करेगी, सब कुछ करती है ना। तो कई एक मैं देखता हूँ, वो उसका मन नहीं होने के बाद भी मेरे लिए कर देती है। मुझे नाज भी ऐसी बात नहीं है ना, वो मुझे लगता है इससे बेहतर पत्नी शायद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि मैं तो कई चीज़ों में अधूरा हूँ, वो पूरा वो कर रही है। जैसे मुझे थोड़ा घर के में रसोई में जाने की आदत ही नहीं है, वो जाके जाती तो लिख के जाती है, ये यहाँ रखा है, यहाँ रखो, उसको मालूम ये फ्रिज भी नहीं खोलेंगे, तो लिख के जाती है, यहाँ से ही लेना, यहाँ से खाना, ऐसे ही बहुत ध्यान रखती है। मैं कह रहा था कि लक्ष्य जब एक नहीं हो, कार्यक्रम एक नहीं हो, तो टकराव तो रहता है, फ्रिक्शन तो होता है, और उसको स्वीकारना तो पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ ये कि ये समझ में आ गया, ये कंटेंट जिंदगी को बेहतर तो बना सकता है, तो कर रहे हैं प्रयास। अब उम्र का भी तकाजा है, इस उम्र में अपने पे भी काम करने में समय लगता है, ध्यान बार बार हट जाता है, हर व्यक्ति तो मेरे जैसा ही है। और
वो जो सामान आता है घर में, तो मैं देखता हूँ इतना पैकिंग मटेरियल आता है, ये जो ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें या ऑफलाइन भी लेके आते हैं, तो मैं इतना घर पे बोलता हूँ, उसके बाद शाम तक हमारा डस्टबिन भर जाता है प्लास्टिक की पैकिंग से। किचन में भी मैं देखा कि इतनी पैकिंग निकलती है सामान जो खरीद के लाते हैं, और जिनके घरों में कोई बोल नहीं रहा है एक दूसरे को, सभी लगे हुए हैं सुबह से रात, कितना प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार कितना, ये तो प्लास्टिक, इसके अलावा सामान जो बना उसमें कितना रॉ मटेरियल लगा है। हमको राजा है क्या, ये सारी धरती हमारे लिए है क्या, क्यों कर रहे हैं, पैसा आ गया तो क्या मतलब है। अब समझाते भी हैं, बिना भाव बिगाड़े समझाना है तो थोड़ा समय ज्यादा भी लगता है। तो ऐसे में ये यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। और अब वो मैं गणेश सर से भी राय लिया इसमें, मैंने कहा वो कहते हैं देखो ऐसा है कि, मैंने कहा आप तो विचलित ही नहीं होते हो, हम तो विचलित हो जाते हैं। तो बोले देखो ऐसा पदार्थ अवस्था का तो जो स्वभाव है वो संगठन विघटन है। तो ऐसे में ये सामान जितने हैं ये तो ठीक है, आज कंक्रीट के जंगल भी खड़े हो रहे हैं, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अस्तित्व तो आपने बनाया नहीं, आप ठीक भी नहीं कर सकते हो, आपकी हैसियत तो एक समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं, तो इतना परेशानी, लाखों साल पहले दुनिया थी, आगे भी रहेगी। तो इतना उनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है ठीक, इतना लोड भी नहीं ले तो वापस थोड़ा आराम में आता हूँ। तो घूम फिर के ये हो रहा है कि ये जब लक्ष्य एक जब तक नहीं होगा परिवार के सभी सदस्यों का, तब तक कार्यक्रम में भिन्नता रहेगी, और जब वो रहेगी तो उसमें संवाद से ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने सितंबर में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के वर्कशॉप भी आप आ ही रहे हो, थोड़ा व्यक्ति भी बैठ के बात करेंगे परिवार के साथ कि इसको और कैसे बेहतर करें। संभावना तो बहुत है, लेकिन मैं खाली कहना चाह रहा था इतना आसान तो नहीं है, मतलब बहुत समय लगेगा। और अब बेटे की अपनी सोच है, पापा की अपनी सोच है, मम्मी की अपनी सोच है, बहन की अपनी सोच है, एम्प्लॉय की अपनी सोच है, ड्राइवर की अपनी सोच है, तो ये फर्क तो रहता है। ये तो मेरा ज़्यादा समय तो आजकल इसमें लगता है कि कैसे बिना भाव को बिगाड़े, बिना वॉलेंट भाषा का उपयोग के कैसे संवाद हो जाए, तो वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अभी वो लग रहा है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बिना तो पार नहीं है, तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी बात अब तक रख पाया कि इतना आसान भी नहीं जितना आसान आप समझ रहे हैं, है ना। शादी, नौकरी, व्यापार, ये सब करते हुए और सब करने में, तो बताइएगा। बढ़िया। इस पूरे बात को जब मैं सुनता हूँ ना, तो एक दो सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, मतलब बाकी चीज़ों का तो उत्तर दूंगा मैं भी एक एक करके। अब पिछले 22 मिनट से तो मैं सुन रहा हूँ, तो कम से कम 10-12 मिनट तो उत्तर देने में लगेगा हमको भी। 22 मिनट एग्जैक्ट मैं सुना हूँ। तो एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, पत्नी सारा मिला के घर में जो खर्च करती होगी ना, ठीक है, अभी तक में, वो ज्यादा है या जो आपने जमीन में इन्वेस्ट कर दिया है 20 किलोमीटर जाके वो ज्यादा है? नहीं, मैंने 22 मिनट बोला क्या? मैंने थोड़ी बोला 22 मिनट। नहीं, हाँ, सब मिला, हम तो टोटल मिला के कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कह रहे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, नहीं, खर्चा तो मेरा ही ज्यादा है, वो जमीन ही बहुत महंगी है। हाँ, पक्का है? हाँ है। उसके पहले भी जो जो आप काम किए होंगे ना, उसमें भी थोड़ा एक बार हिसाब लगा के देखिएगा, चाहे किसी सामाजिक काम में किए हो, चाहे किसी पार्टी आंदोलन में किए हो, दिखाई देगा। होता क्या है कि हमारा देखने का नजरिया ऐसा है कि हमको दूसरे का तो दिखाई देता है, ठीक है, कि अगला यहाँ 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 ये किए हुए है, हमको अपना नहीं पता चलता है कि हम भी तो बहुत सारा कुछ ये कर रहे हैं जिसको अगला टॉलरेट कर रहा है। हमको लगता है कि हम ही खाली टॉलरेट कर रहे हैं अगले को। और मैं सचमुच ऑनेस्टी से मैं थोड़ा अलग हट के देखने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये दिखता है कि हमारे भी बहुत सारे उस तरह के नज़रिए हैं जिसमें हम अपने को इन्वेस्ट किए होते हैं और अगला उसको टॉलरेट कर रहा होता है या कर रही होती है। ये अगर देखेंगे ना तो बार बार ये नहीं लगेगा कि हम ही विक्टिम हैं, हमको ये भी दिख पाएगा कि दूसरा भी विक्टिम है। अभी हमको लगता है कि हम ही विक्टिम हैं और बाकी सब परिस्थितियां तो हमको विक्टिम के जगह पे खड़ी कर दी हैं। हमारे कारण दूसरा भी अपने को विक्टिम महसूस कर रहा है जी, वो पकड़ना जरूरी है कई जगहों पर।
पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, ये ठीक कहा आपने कि लक्ष्य अलग अलग हो गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें। उपाय भी जो आप कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं वही है कि एक स्टेप पीछे जाके देखना होता है कि उनका अगर सुविधा लक्ष्य है तो ये भी बहुत अंडर इवेल्युएशन है, क्योंकि अगर सुविधा ही लक्ष्य होता तो आपको ध्यान रखने के 20 काम वो नहीं करती। आपको ध्यान रखने के 20 काम अगर कर रही है तो इसका मतलब सिर्फ सुविधा लक्ष्य नहीं है, कहीं ना कहीं आपके साथ संबंध भी लक्ष्य है। ऐसे ही आप लौट के देखेंगे ना तो ये दिखेगा कि समाज के बेहतर होने में वो भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ भागीदारी जो उनको समझ में आता होगा जाके कर आती होंगी। ठीक, आपका डिजाइन अलग होगा, उनका डिजाइन अलग होगा, ये तो मैं मान सकता हूँ, बट वो नीड और कंसर्न किसी लेवल पर हमारा कॉमन भी है, ये पहचानने की जरूरत है। और उसी का एक तरीका है कि थोड़ा पीछे जाके देखिएगा तो दिखेगा कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी हमारा कॉमन गोल है। ठीक, आप भी ये चाहते हैं कि घर में सभी लोगों की सुविधाएं की जरूरत पूरी हो, वो भी चाहती हैं। घर में, परिवार में, रिश्ते नाते में संबंध ठीक रहे, ये आप भी चाहते हैं, ये वो भी चाहती हैं। और समाज ठीक हो, व्यवस्थाएं ठीक हो, ये आप भी चाहते हैं, ये वो भी चाहती हैं। इस पर कॉमन डायलॉग और डिस्कशन होने की जरूरत है कि ये जो हमारा कॉमन गोल है, एक तो आपने अनकॉमन से शुरू किया तो मैंने पहले उसको कॉमन पे लाया, वो कॉमन पर चर्चा शुरू होने की जरूरत है कि कैसे उसको हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और उस चर्चा के लिए ही मैं इतने सारे पॉइंट्स को कह रहा हूँ कि डिसीजन पहले लेंगे कि डिस्कशन पहले करेंगे। अगला जब कहता है तो उसमें से ब्लेम और जजमेंट सुनेंगे कि फिल्टर करके नीड सुनेंगे। हम जब बोलते हैं तो उसमें ब्लेम, जजमेंट और दूसरा बेवकूफ है, इस बात को हर बार सिद्ध करते रहेंगे, या कहीं ना कहीं अगला भी चीज़ों को ठीक देख सके उसके लिए कुछ ठीक प्रश्न को पूछने से चर्चा को शुरू करेंगे। अगले के ध्यान दिलाने का प्रोसेस ये नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, वो आपको भी दिख रहा है कि ध्यान दिलाने का प्रोसेस ये नहीं है कि सिर्फ ये कह दें कि डस्टबिन भर जाता है दिन भर में प्लास्टिक से। हमको उन उपायों पर बात करने की जरूरत है जहां अगले की जरूरत पूरी हो सके और डस्टबिन प्लास्टिक से नहीं भरे। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि डस्टबिन प्लास्टिक से नहीं भरे तो उसको ये सुनाई देता है कि घर में आटा लाना बंद कर दें क्या, ये जो मिठाई लाए हैं अतिथि के खिलाने के लिए और खुद खाने के लिए ना लाएं क्या। ठीक है, ये जो आप कहते हैं कि ये डस्टबिन ना भरे तो बच्चे को बिस्किट खिलाएं कि ना खिलाएं, ये जो घर में झाड़ू लाए हैं लगाने के लिए वो कवर आएगा कि नहीं आएगा, क्या कचरा छोड़ दूं सबको। जो उसकी नीड है जो उसकी नीड है उस नीड को पहचान करके उसको पूरा करने का अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या दे रहे हैं हमको उसको सोचने और पहचानने की जरूरत है। तो डायलॉग का तरीका यही है कि पीछे की उस जगह पे जाके कॉमन गोल क्या है हमारा उसको पहचान सकें और उसकी नीड को पकड़ के, अपनी नीड को पकड़ के उसको पूरा होने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसको देना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ ये बताने से कि इससे समस्या ये हो रही है, उसको लगता है यार इसको छोड़ देंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे, जिए कैसे, करें कैसे। ये भी बहुत संभव है कि घर में जो डस्टबिन भर रहा हो ना उसका 75% आपके और आपके रिश्तेदारों के ऊपर खर्च हो रहा हो, हम जैसे जो घर में जाके खा आते होंगे ना उनके ऊपर लग रहा होगा। बहुत संभावना है कि उसमें 25% ही उनके ऊपर लग रहा हो, ये भी पॉसिबल है। हमको थोड़ा बारीकी से देखने की जरूरत है उस डिटेलिंग को कि नीड क्या है और उसके पूरा होने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अभी बहुत बार जाने अनजाने हमारा सारा सोचना इस जगह पे चला जाता है कि जीने का ये डिजाइन गलत हो गया है, इसको ठीक कैसे करना है, या अगला ठीक नहीं जी रहा है उसको सुधार कैसे करना है। हमको पहले ये पकड़ने की जरूरत है कि अगला जो ऐसा जी रहा है जिसको हम गलत कह रहे हैं उसके पीछे उसकी नीड क्या है और उस नीड को पूरा करने का अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकता है।
उस पर काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये जो हम फोकस्ड रहते हैं उस गलती को ही देखने पर, उससे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि गलती पर अगर हम फोकस्ड हैं, उसकी मैक्सिमम उपलब्धि ये होगी कि आप संतुलित रह लेंगे। अगर खूब प्रयास भी करेंगे ना सारी गलती को देख करके, तो इतना ही होगा कि हम अप्रभावित रह लें, हम संतुलित रह लें, और वो भी बहुत कठिन जाएगा। अंदर एक लंबी कसमकस लगातार चलती रहेगी उस संतुलन को पाने के लिए भी। लेकिन जैसे ही आप उसके पीछे उसकी नीड को पकड़ना शुरू करते हैं ना, क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनने शुरू हो जाते हैं कि उस नीड को पूरा होने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और मैं उसमें किस तरह से भागीदारी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये डिजाइन है सॉल्यूशन को सोचने का। और जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन एक दिन में नहीं निकलेगा, क्योंकि चीजें एक दिन में नहीं बिगड़ी हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो शिक्षा संस्कार की जगह से जनरेशन के ठीक होने से खड़ा है। लेकिन आज भी हम एफर्ट करेंगे तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो किसी ने जीने का डिजाइन बना लिया है, साल 2 साल सिंसियर एफर्ट की तो जरूरत है उसको ठीक करने में। अभी हमारी कठिनाई ये है, ये ठीक इसलिए नहीं होता कि हम एप्रोप्रिएट डायरेक्शन को भी नहीं पकड़ पाए हैं प्रिसाइजली ठीक करने का। कहीं ना कहीं अभी भी हम ब्लेम में, जजमेंट में, गलतियों को देखने में, उसी पर फोकस्ड रहने में, उसी में अपना संतुलन ढूंढने के प्रयास में ही खपे रहते हैं। हमको कहीं ना कहीं उसके पीछे जा कर के हमारा कॉमन नीड क्या है उसको पहचानने की जरूरत है। वो जिन क्रियाकलापों को, जिन एक्टिविटीज को कर रहा है, उसके पीछे जाके उसकी नीड क्या है उसको पहचानने की जरूरत है, और उस नीड को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उस पे म्यूचुअली वर्कआउट करने की जरूरत है। मुझे पता है कि समस्याएं हैं, लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि अगर घर, परिवार और ऑफिस की इन समस्याओं को हम नहीं हल कर पाएंगे ना, तो देश की समस्याएं हम हल कर देंगे। ये झूठ है, ये धोखा है, ये छलावा है। मैं आज सुबह भी ये बात कर रहा था कि अभी भी हमारा अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने भाई बहन के साथ जितना डीप कंसर्न है एक दूसरे के लिए ना, उससे कम कंसर्न होगा आज के दिन भारत और पाकिस्तान का एक दूसरे के लिए, भारत और चीन का एक दूसरे के लिए, भारत और अमेरिका का एक दूसरे के लिए, हिंदू और मुसलमान का एक दूसरे के लिए, या पूंजीवादी, पूंजीपति और गरीब का एक दूसरे के लिए। उससे कम कंसर्न है जी। जब इतना कंसर्न एक दूसरे के लिए हमारा है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में ज्यादातर जगहों पे खड़े रहने को तैयार हैं, दूसरे के लिए 4 दुख उठाने को तैयार हैं, उन जगहों पर भी अगर हम संवाद करके प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये संभव है कि हम भारत और पाकिस्तान की समस्या को हल कर देंगे? क्या ये संभव है कि भारत और चीन का विवाद हल हो जाएगा? क्या ये संभव है कि हिंदू और मुस्लिम की समस्या हल हो जाएगी? मुझे तो संभावना नहीं दिखती जी, नहीं दिखती। और रही बात कि बाहर वाले ये बात कहते हैं कि भाई पत्नी पहले ठीक होगी, तो वही नहीं हो रही है तो समाज क्या होगा। मैं भी ये कहना चाहूँगा, जो बात कल भाई साहब कह रहे थे कि इस पूरी प्रक्रिया में हम भी ठीक होने का काम कर रहे हैं, घर परिवार भी ठीक होने का काम कर रहा है। तुम अगर ठीक हो लोगे तो हमको ठीक होने में थोड़ा और सहयोग मिल जाएगा। तो हमको तो अगर कोई कहे कि पत्नी ठीक नहीं हो रही, बच्चे ठीक नहीं हो रहे, तो मैं तो सिंपल देखता हूँ कि अगर आप थोड़ा और ठीक हो लेंगे तो हमारे पत्नी और बच्चों के ठीक होने में सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमारे घर के ठीक होने में आपका सहयोग हो सकता है अगर आप थोड़ा ठीक होकर के उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें तो हम तो उस कंट्रीब्यूशन को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगले से कि भाई उसमें थोड़ा बेहतर हो ले, हमारे परिवार के ठीक होने में भी मदद मिल जाएगी, हमारे मित्रों के ठीक होने में भी मदद मिल जाएगी, हमारे घर के भी ठीक होने में मदद मिल जाएगी अगर आप एक लेवल आगे बढ़ के कर पाते हैं तो। इतनी बात मुझे आपके उसके संदर्भ में कहनी थी। ठीक। और नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन को लेकर के और उसके अंदर में नीड्स को लेकर के एक दूसरे की और उसमें व्यवस्था को लेकर के भी, तो मैं जैसे समझा हूँ वो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ ताकि
उसको आप बता सके कि मैं ठीक समझ रहा हूँ या आप सुनाइएगा। उसके पहले ही मैं एक बात कहता हूँ, ये नॉन वायलेंट भी जब कहते हैं ना तो कई बार ऐसा लगता है जैसे हिंसा नहीं करना है, अहिंसक है। हम तो उसको पॉजिटिव वर्ड में देखते, तो हम कंपैशनेट कम्युनिकेशन कहें, उसको आत्मीय संवाद कहें, हम तो उस पॉजिटिविटी के साथ देखते कि ये स्नेहपूर्ण संवाद का स्वरूप क्या। हिंसा नहीं करें ये तो ठीक है, चोट नहीं पहुंचाएं ये तो ठीक है। हम तो कहते हैं मरहम लगा सकें, अगले को चोट लगा हुआ है तब भी ठीक है। तो हमारा संवाद तो स्नेहपूर्ण होने की जरूरत है, हमारा संवाद तो आत्मीय होने की जरूरत है, हमारा संवाद तो प्रेम पूर्वक होने की जरूरत है, हमारा संवाद तो कंपैशन के साथ होने की जरूरत है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव वो में देखता हूँ, तो कंपैशनेट कम्युनिकेशन या आत्मीय संवाद की जगह से देखता हूँ। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसको जैसे कि आत्मीय संवाद को जब हम देख रहे हैं तो उसके अंदर में यही लगता है कि इसके अंदर में जो खुद के अंदर में मेरे अंदर में पहले वो इंटेंशन, जो मेरा आशय है या जो मेरा भाव है वो अंदर में स्थिर हो जाए, जैसे विश्वास का, सम्मान का और स्नेह का, और वो जो मूल्य हैं वो पूरी तरह से मेरी पकड़ में हो, मेरे हाथ में हो, और वो इस रूप में हो कि मैं जीवन हूँ और शरीर की क्रियाएं अलग हैं और जीवन की क्रियाएं निरंतर हैं। और मेरे अंदर में जो आशा, विचार और इच्छा चल रही है उनके अंदर में ये तीनों भाव स्थिरता के रूप में हैं, जिससे जब भी मैं उनसे कम्युनिकेशन करता हूँ तो मैं उनके उन भावों को पढ़ पाता हूँ, और पढ़ करके फिर मैं उनका उसी संदर्भ के अंदर में उसकी उस नीड को पहचान पाता हूँ कि वो शरीर से जुड़ी हुई है, कि उसके जीवन के उस भाव से जुड़ी हुई है, और उससे फिर मैं उसको उत्तर देता हूँ। तो जिससे कि उसके अंदर में भी तृप्ति होती है, मेरे अंदर में भी तृप्ति होती है, और दूसरी उस अपने अंदर में भी मैं इस चीज़ को महसूस कर पाता हूँ कि मेरे अंदर में जो आशा, विचार, इच्छा की क्रिया निरंतर चल रही है, उसके अंदर में जो एक निरंतरता है और उसके अंदर में जो ठहराव है, जो उसके अंदर में व्यवस्था है, वो प्रेम, विश्वास, स्नेह, सम्मान और गौरव जैसे मूल्यों के साथ, उन भावों के साथ मेरे अंदर में निरंतर बनी रहती है। और वही व्यवस्था जब मैं परिवार के अंदर में देखता हूँ तो उनके अंदर में भी धीरे धीरे करके उनके अंदर में भागीदारी करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि स्वयं में व्यवस्था बनती है और परिवार में व्यवस्था बनती है। एक परिवार फिर दूसरे परिवार के साथ जुड़ता है तो एक पूरा समाज धीरे धीरे करके बनता है, और इस तरह से सभी उन मूल्यों के साथ जीते हैं और उस वास्तविकता के साथ जीते हैं कि सच्चाई क्या है, कि हकीकत के अंदर में मैं जीवन रूप में हूँ, शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं, मेरी आवश्यकताएं जो है असीमित हैं, और असीमित आवश्यकताएं जो हैं मेरे भावों से पूर्ण होती हैं, और उनके साथ ये पूरा समाज मिल करके कोई नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जो कि फिर ये दिल्ली का या किसी बड़े एक क्षेत्र का जो है वो उसका ध्यान रखेगा, उसका पोषण का या संरक्षण का ध्यान रखेगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था की कड़ी घर से, स्वयं से लेकर के, परिवार से लेकर, समाज से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक जाकर के इस कड़ी की जुड़ना इसी तरह से ही हो पाएगा। ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे ये ठीक दिखाई देता है। जी है, माइक है वहाँ। एक्चुअली मेरा तो जैसा घर में ही मतलब थोड़ा सा है, जैसे मेरा वेट ज़्यादा है, वजन, तो सभी मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मुझे बोलते हैं कि तुम वेट कम कर लो, सभी बोलते हैं मुझे। तो मैं ट्राई करती हूँ, कभी कुछ थोड़ा सा कम होता है, फिर थोड़े दिनों बाद वैसा का वैसा हो जाता है। इतना इजी नहीं है, समझ तो मैं पाती हूँ पर इतना इजी नहीं है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि मेरी बेटी का भी वेट बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी कल आपको बताया था, यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी, तो सारा दिन वो पढ़ती थी और खाती थी और उसका वेट गेन हो रहा है, रैंडमली 10-12 kg बढ़ा है साल 1.5 साल में। तो मुझे भी उसकी चिंता होना तो स्वाभाविक है ना। अब मैं मोटी हूँ तो इसका मतलब थोड़ा ये कि हर किसी को ही मोटे होने का लाइसेंस मिलने वाला है, तो ऐसी चिंता होना मेरा स्वाभाविक है। तो मैं उसको बोलती हूँ तो
मेरे अंदर गिल्ट आता है कि मैं किस मुंह से बोलती हूँ उसको तो फिर भी कभी कभी मैं बोल देती हूँ, तो अब वो सीरियसली लेती नहीं है क्योंकि उसका रोल मॉडल तो शायद मैं हूँ, है ना, तो वो कोई सीरियसली लेती नहीं है जैसे। और यहाँ से जाने के समझने के बाद मुझे समझ में आया थोड़ा सा कि जो मेरे बोलने के शब्द है ना उन पे मुझे वर्क करना है। कल जैसे मैं घर गई तो उसने मुझे पूछा खाना खाओ कि मैं क्या नहीं, मैं खा कर आई हूँ। तो उसने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खाने लगी। मैं क्या तुमने अभी तक नहीं खाई थी? कहती मैं रोज ही आइसक्रीम खाती हूँ, कुछ खाने को और होता नहीं है मीठे में। मैं क्या तेरा क्या मन है? कहती मैं चोकोलेवा खाऊंगी। मैं क्या चलो ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, अभी ऑर्डर करती हूँ। जैसे मैंने ऑर्डर करने लगी तो बोल रही है आपने मेरे लिए इतना ही सोचा ना सर्च करने का, तो यही बहुत है, अब रहने दो। और मैंने रहने नहीं दिया, मैंने मंगा दिया। और मंगाने के बाद जो बेसिक ह्यूमन नेचर जो मेरा है, ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है कि मैं उसको मंगा के दूँ वो खाए। और तो मैंने वो रात को तो कंट्रोल किया, सुबह उठकर मैंने बोला कि सुरभि ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं 2, 3, 4, 5 किलो कम कर लूँ और तू बढ़ा ले और हमारा वार्डरोब एक जैसा हो जाएगा, फिर हमको बहुत मजे आएंगे। ये व्यंग भी था अंदर से, तो उसने भी फील किया होगा। तो ऐसा मतलब आकर अब जैसे बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है ऐसी ये जो मैं करती हूँ जो सुबह किया है ये ठीक है क्या? देखिए ठीक है कि नहीं, इसका उत्तर तो इतना ही है कि अगर वो आपके साथ लग के 5 किलो कम करने को तैयार हो जाती है तो तरीका ठीक है, नहीं तो ठीक करने की जरूरत है। अगर ये कहने से वो तैयार हो जाए कि हाँ मम्मी ठीक है, कल से हम दोनों लोग लगते हैं अपने वजन को ठीक करने में, तो हमारा तरीका पर्याप्त है। अगर नहीं वो करती है ऐसा, तो अपने को अपना तरीका इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात दिखाई देगा कि जो चैलेंजेस हमको अपना वेट कम करने में हो रहा है ना, वही चैलेंज अगला भी तो महसूस कर रहा होगा। तो हमको रुक के ये देखने की जरूरत है कि हमारे वेट के कम होने में क्या चैलेंज है और कैसे उसको हम हल कर सकते हैं। अगर उन उपायों को हम ढूंढ पाएं और अपने लिए काम कर पाएं, तब तो ईमानदारी से मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। जो दवा से हमारा बुखार नहीं उतर रहा है, उस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, ये सोचना न्याय संगत है क्या? हम ब्लॉक हो जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को हल करने में। उन उपायों को ढूंढेंगे और लग के उस पर काम करेंगे, तब सचमुच मेरे पास तरीका है उसको ठीक करने का, अन्यथा सिर्फ भाषणबाजी की भाषा है। हमारे यहाँ बार बार कहते कि ये भारतीय परंपरा में मानना है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। तो जब आपके घर में कोई मरता है ना, तो हम आके गीता का उपदेश दे जाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और जब मेरे घर में कोई मरता है तो आप आके उपदेश दे जाते हैं। अपने अपने घर में जब कोई मर रहा होता है ना, तब ये उपदेश नहीं ध्यान में रहते। दूसरे को देने के लिए तो पर्याप्त है हमारे पास, लेकिन जो दवा हमारे लिए ही काम नहीं कर रही है, ये दवा दूसरे के लिए कैसे काम करेगी जी? कैसे काम करेगी? फिर अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा बदलना नहीं चाहता है, ठीक होना नहीं चाहता है। उसका मतलब इतना ही है कि दवा मेरे पास नहीं है, तरीका मेरे पास नहीं है। तो उसको ढूंढने का, उसको बेहतर करने का, उन तरीकों को अपने पे इम्प्लीमेंट करने का, उसमें आने वाली बाधाओं को रिजॉल्व करने का, इस प्रोसेस से अगर हम नहीं चलेंगे तो कैसे दूसरे को हम सहयोग कर सकते हैं जी? बढ़िया, तो हम ब्रेक कर लेते हैं।